कहा जाता है कि जो शेफ गाना नहीं गा सकता वो एक अच्छा सिंगर नहीं होता। ब्लू स्टार की दुनिया में रीइंकारनेट होकर मैं एक शेफ बन गया। सोचा था अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिताऊंगा, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट देखते वक्त मुझे स्टेज पर बुला लिया गया। मजबूरी में मैंने एक नेशनल स्टाइल गाना हमयान गाया, जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। ब्लू स्टार के एक स्टेडियम के अंदर तुम अपनी स्मॉल स्टार गर्लफ्रेंड के साथ क्वीन का कॉन्सर्ट देख रहे हो। आफंग, अगर अगले गेस्ट सिलेक्शन राउंड में तुम्हें चुन लिया गया तो कितना अच्छा होगा। तुम्हें 10,000 लोगों के सामने घबराते हुए देखकर मुझे पूरी जिंदगी हंसी आएगी। इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी मेरी। यहाँ 10,000 लोग हैं, इसके चांस तो लॉटरी जीतने जैसे हैं। अगर वाकई मुझे चुन लिया गया तो मैं ऊपर जाकर एक गाना गाऊंगा, मेरा खुद का ओरिजिनल गाना। तुम और ओरिजिनल तुम ऊपर जाकर मेन्यू कार्ड सुनाओगे, वो बेहतर हुआ। सच तो ये है कि अर्थ पर तुम एक जाने माने ओरिजिनल म्यूजिशियन थे, जो हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में एक्सपर्ट था। हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में तुम्हारी पकड़ मजबूत थी। यहाँ आए हुए 3 साल हो चुके हैं, पर तुमने कभी अपना म्यूजिकल टैलेंट नहीं दिखाया और बस एक खुशमिजाज शेफ बनकर रह गए। यहाँ आने के बाद तुमने जाना कि आजकल के चाइनीज पॉप म्यूजिक में हर प्लेटफॉर्म पर बस फालतू के गाने भरे पड़े हैं। इकलौती चीज जो तुम्हें खुशी देती है वो है तुम्हारे सामने खड़ी ये लड़की, लिन चिंगयान। बचपन के दोस्त, एक दूसरे के हमराज, वो हमेशा तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आती है। लिन चिंगयन को गाना पसंद है। उसकी वॉइस बहुत प्योर और प्रोफेशनल है, मानो उसे कुदरत का वरदान मिला हो। जूनियर ईयर में ही उसने एक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। उसकी स्वीट और क्यूट अपीयरेंस, उसकी मेहनत और कंपनी के सपोर्ट की वजह से उसने 2 एल्बम भी निकाली। उसके फैंस की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। हेलो गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है और मैंने सारे मैचेस एक ऐप के थ्रू फॉलो किए हैं, जिसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेटेस्ट मैच स्केड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से बेहतरीन कमाई करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने कैश प्राइजेस और एप्पल प्रोडक्ट्स के गिवअवेज किए हैं। यही है एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बहुत अच्छा बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप 70,000 रुपीज तक का बोनस इजीली ले सकते हो हमारे प्रोमो कोड Action400 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग जर्नी अभी से रेडी करो। वो एक पक्की नेशनल गॉडेस बन चुकी है। क्वीन चेन का ये गाना लव वाकई बहुत सुरीला है। काश मेरे पास भी ऐसा एक गाना होता तो शायद मैं भी फर्स्ट ईयर सिंगर बन पाती। लिन चिंगयन ने स्टेज पर गाती हुई चेन रू को देखकर गहरी सांस ली। अपनी कंपनी से कहो कि तुम्हारे लिए भी एक ऐसा ही गाना तैयार करें। इतना आसान नहीं है। इस लेवल के गाने नसीब से मिलते हैं। क्या ये वाकई नसीब की बात है? पिछले जन्म की अर्थ पर इस तरह के गाने सेकंड क्लास माने जाते थे। स्टेज पर चेन रू का गाना अपने अंत पर था। मानना पड़ेगा कि क्वीन की सिंगिंग स्किल्स वाकई टॉप क्लास है। गाना खत्म होते ही नीचे तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ऑडियंस अपने ग्लो स्टिक्स लहराते हुए जोश में चिल्ला रही थी, क्वीन आई लव यू। अब हम कॉन्सर्ट के आखिरी राउंड में जा रहे हैं। हम एक लकी गेस्ट को चुनेंगे जो स्टेज पर आकर मेरे साथ ड्यूएट गाएगा और उसे मेरा स्पेशल एडिशन एल्बम और साइन फोटो भी मिलेगी। तभी एक लाइट पूरे स्टेडियम में घूमने लगी और 1 मिनट बाद वो ठीक तुम्हारे ऊपर आकर रुक गई। तुम हैरान रह गए। इस लड़की की बात सच हो गई। ये किस्मत तो 5 मिलियन की लॉटरी जीतने जैसी है। पास खड़ी लिन चिंगयान खुशी से झूम उठी। आफेंग, सच में तुम्हें चुन लिया गया। क्या ये मेरी भविष्यवाणी नहीं थी? तुम वाकई काली जुबान वाली हो। तुम खड़े हुए और धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। स्टाफ से माइक लेकर तुम सीधे क्वीन चेन रू के पास पहुंच गए। नमस्ते हैंडसम, क्या नाम है आपका और आप क्या काम करते हैं? नमस्ते, मैं शिए फोंगटिंग हूँ और मैं एक शेफ हूँ। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, वो ठीक नीचे बैठी है। नीचे बैठी लिन चिंगयान तुम्हारा जवाब सुनकर मन ही मन सोचने लगी। सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं, बचपन की दोस्त भी है। जल मरो सब। तुमने चेन रू की तरफ देखा। क्या क्वीन भी इतनी गॉसिप करती हैं? हाँ हाँ हाँ। नीचे से जोरदार ठहाकों की आवाज आई। क्या क्वीन यहाँ इंक्वायरी कर रही हैं? क्या क्वीन को यह हैंडसम लड़का पसंद आ गया और वो उसे अपनी सहेलियों से मिलवाना चाहती हैं? अफसोस, इसकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। चेन रू ने शरारत से तुम्हारी तरफ आंख मारी। बस जिज्ञासा है, सिर्फ जिज्ञासा। तो फिर बताइए, जिज्ञासा, शुद्ध जिज्ञासा। तो आगे आप मेरे साथ कौन सा गाना गाना चाहेंगे? क्या मैं अपना खुद का एक गाना गा सकता हूँ? अपना खुद का गाना? क्या ये आपने खुद लिखा है? जी हाँ, मेरा अपना लिखा हुआ। काफी अच्छा है। ये सुनते ही वहां मौजूद फैंस के बीच हंगामा मच गया। क्या आप कोई भी गाना लिख सकता है? कहीं ये बिल्ली के रोने जैसा तो नहीं होगा? अभी इसने कहा था कि ये एक शेफ है। क्या शेफ भी गाना लिख सकते हैं?
क्या ये शेफ भी म्यूजिक शीट्स पढ़ता है? लिन चिंगयान तुम्हें स्टेज पर देखकर बेचैनी से पैर पटकने लगी। किसी भी गाने पर क्वीन के साथ गा लेते? ये ओरिजिनल का क्या चक्कर है? तुम तो बस खाना गाते हो, गाना लिखना तुम्हें कहाँ आता होगा? क्या तुम वाकई अपना ओरिजिनल गाना ही गाओगे? ये 10,000 लोगों का कॉन्सर्ट है, सब बर्बाद मत कर देना। क्वीन चैन, फिक्र मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। मुझे बस एक गिटार चाहिए। चेंडू ने स्टाफ को बुलाया और तुम्हारे हाथ में गिटार थमा दिया। गिटार लेते ही तुमने बड़ी सफाई से उसकी ट्यूनिंग की। एक गाना होंग्यान आप सबके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सारी लाइट्स तुम पर सिमट गईं और तुम्हारा ऑरा अचानक बदल गया। ऐसा लगा जैसे तुम अपने पिछले जन्म के स्टेज पर वापस लौट आए हो। नीचे बैठी ऑडियंस को देखते हुए तुमने एक गहरी सांस ली और स्ट्रिंग्स बजाना शुरू किया। एक धीमा और सुकून भरा मेलोडियस गिटार म्यूजिक स्पीकर्स के जरिए पूरे स्टेडियम में गूंजने लगा। शराब की खुशबू, यादों में डूबी हुई तुम्हारी गहराई भरी आवाज ने नीचे बैठी पूरी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ओह, ये तो कोई छुपा हुआ उस्ताद निकला। ये तो एक नेशनल स्टाइल गाना है। ये आवाज कितनी पावरफुल है और कितनी जल्दी दिल को छू लेती है। क्या आजकल के शेफ इतना शानदार गाते हैं? लिन चिंगयान का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो स्टेज पर तुम्हें इतने जुनून के साथ गाते हुए देख दंग रह गई। उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। इसे वाकई गाना आता है? और इतना अच्छा? इसने कभी बताया क्यों नहीं? इसका स्टेज प्रेजेंस इतना स्टेबल कैसे है? इसने म्यूजिक सीखना कब शुरू किया? कॉन्सर्ट खत्म होने दो, इसकी तो मैं अच्छे से क्लास लूंगी। पिछले जन्म में एक सेकंड टियर सिंगर होने के नाते तुम हमेशा प्रोग्राम्स, वैरायटी शोज और अपनी इमेज बनाने की भागदौड़ में लगे रहते थे, मानो कोई मशीन हो। तुम्हारा इकलौता शौक फूड ब्लॉगर्स के वीडियोस देखकर खाना बनाना सीखना था। इस दुनिया में आने के बाद तुम्हें लगा कि भगवान अब भी तुम पर मेहरबान है। यहाँ तुम्हारे पास तुम्हें प्यार करने वाला परिवार है और बचपन की दोस्त लिन चिंगयान है। भले ही वो एक नेशनल गॉडेस है, लेकिन वो उन फालतू कहानियों की तरह नहीं है जहां कामयाबी के लिए बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया जाता है। वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है और तुम पर डिपेंड रहती है। शेफ का ये पेशा भी तुम्हारे लिए एकदम सही है। आखिर पिछले जन्म में भी तुम एक फूड लवर ही थे। गाना खत्म हुआ और तुमने ऑडियंस की तरफ झुककर शुक्रिया अदा किया। थैंक यू एवरीवन। जब तक नीचे से तालियों की जोरदार आवाज नहीं आई, चेन रू भी जैसे सुध बुध खो चुकी थी। वो उस अनोखी मेलोडी और उन गहरे शब्दों में खो गई थी। उसे यकीन था कि ये गाना पूरे इंटरनेट पर छा जाएगा और एक नया ट्रेंड शुरू करेगा। कुछ लोग स्टेज के लिए ही पैदा होते हैं, स्पॉटलाइट में आते ही उनकी चमक देखने लायक होती है। चैन रू को लगा कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। सब लोग बताइए, क्या इस हैंडसम लड़के ने अच्छा गाया? बहुत शानदार, एक और गाना। फैंस ने जोश के साथ चैन रू को जवाब दिया। उनकी भूख अभी मिटी नहीं थी। चैन रू की नजरों में तुम्हारे लिए हैरानी और तारीफ साफ झलक रही थी। लिरिक्स और म्यूजिक दोनों टॉप क्लास थे। सिंगिंग स्किल भी कमाल थी और आज रात तुम्हारी परफॉर्मेंस में कोई कमी निकालना नामुमकिन था। क्वीन चेन, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। बस आपका स्टेज खराब नहीं हुआ, यही काफी है। चेन रू के मन में अब तुम्हें लेकर गहरी जिज्ञासा पैदा हो गई थी। इतनी कम उम्र में कोई इतने गहरे जज्बात वाला गाना आखिर कैसे लिख सकता है? फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। क्या एक और गाना हो जाए? तुमने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। रहने देते। क्वीन और सभी फैंस के प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। ये मेरा स्टेज नहीं है। अगर मैं और गाऊंगा तो ये मेन होस्ट का ध्यान भटकाने जैसा होगा। और वैसे भी होंग्यान के नोट्स काफी हाई हैं। 3 साल बाद गाने की वजह से मैं थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, अगर तुम थक गए हो तो कोई बात नहीं। ये मेरी साइन स्पेशल एडिशन एल्बम और पोस्टर तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखना। चेंडू ने फिर से तुम्हारी तरफ शरारत भरी मुस्कान दी। शुक्रिया। उसकी बड़ी आंखें वाकई बहुत खूबसूरत थीं और उसकी ग्लो करती हुई स्किन किसी को भी दीवाना बना सकती थी। गिफ्ट लेकर और मन ही मन चेंडू की तारीफ करते हुए तुम स्टेज से नीचे उतर आए। ऑडियंस तुम्हें तारीफ भरी नजरों से देख रही थी। यहां तक कि कुछ लड़कियों ने तो तुम्हें फूलों के साथ अपने कॉन्टैक्ट नंबर वाली पर्चियां भी थमा दी। तुम फूल लेकर लिन चिंगयान के पास पहुंचे। क्यों? अपने भाई की सिंगिंग देखकर फिदा हुई या नहीं? तुमने वो फूल उसकी तरफ बढ़ाए। दूसरों के दिए हुए फूल मुझे नहीं चाहिए। अरे, ये तो बस तोहफे के तौर पे दे रहा हूँ, फेंकना बुरा लगेगा। तुम्हें तो बस वो अंदर की पर्चियां फेंकने में बुरा लग रहा होगा। तुमने गाना लिखना कब सीखा? अभी मैंने इंटरनेट पर चेक किया, ये होंग्यान गाना कहीं नहीं मिला। इतना अच्छा गाना लिख लिया और मुझसे छुपाया? क्योंकि तुम्हें गाना पसंद है, इसलिए खाली वक्त में मैं बस यूं ही कुछ लिखने की कोशिश करता रहता हूँ। तुम्हें लिन चिंगयान को टालने के लिए इस प्यारे झूठ का सहारा लेना पड़ा। क्या करते? तुम दोनों बचपन से साथ पले बड़े हो। एक इंसान जो सिर्फ अपनी कुकिंग की दुनिया में खोया रहता था, वो अचानक गाना लिखने लगा। ये समझाना नामुमकिन था। तो फिर मेरे लिए भी एक गाना लिखो जो होंग्यान से भी बेहतर हो। ठीक है, ठीक है, जब भी वक्त मिलेगा मैं लिख दूंगा। अफसोस कि इस बार मैं बहुत जल्दी में वापस आई हूँ। कल सुबह ही मुझे निकलना है। अभी तक तुम्हारे हाथ की बनी युशांग श्रेडेड पॉर्क भी नहीं खाई।
लिन चिंगयान जैसी सेकंड ईयर सिंगर हमेशा बहुत बिजी रहती है। उसे हर वक्त काम के लिए भागना पड़ता है। अगली बार जब आओगी तो जी भर कर खिलाऊंगा। साथ ही तुम्हें अपनी नई रेसिपी भी टेस्ट करवाऊंगा, ऐसी कि तुम खाती रह जाओगी। घर पहुंचकर तुमने लिन चिंगयान के सामने ही डोइन स्क्रॉल करना शुरू किया। डोइन पर रात के कॉन्सर्ट के वीडियोस पहले ही आ चुके थे। धमाकेदार हेडिंग्स और क्वीन की पॉपुलैरिटी की वजह से वो वीडियो किसी रॉकेट की तरह वायरल हो रहा था और देखते ही देखते हॉट सर्च रैंकिंग पर टॉप पर पहुंच गया। तुमने उसे देखा और कोई रिएक्शन नहीं दिया। हॉट सर्च ही तो है, 2 दिन में गायब हो जाएगा। अब ये सुबह तुम दोनों ने नाश्ता किया और एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। लिन चिंगयान बार बार पीछे मुड़कर तुम्हें देख रही थी और भारी मन से बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ी। तुम्हें लगा कि स्टार होने ने क्या रखा है, जरा भी फ्रीडम नहीं मिलती। शेफ बनकर रेस्टोरेंट चलाना कितना बेहतर है। जब मन किया नई रेसिपी पर रिसर्च कर ली, जब खाली बैठे तो काउंटर पर बैठ कर आने वाले जवान लड़कों, वेटर्स और खूबसूरत कस्टमर्स को देख लिया। ऐसी जिंदगी कितनी मजेदार है। अपनी लिटिल प्लम को विदा करके तुम अपनी दुकान पहुंचे। घुसते ही मैनेजर चन्यान ने कहा कि तुम्हें आज टेबल विजिट पर जाना है। तुम सीधे किचन की तरफ बढ़े, क्योंकि तुम मालिक होने के साथ साथ शेफ भी हो। तो घुसते ही एक यंग शेफ तुम्हारे पास आया। बॉस, कल रात क्वीन के कॉन्सर्ट में जो गेस्ट था वो आप ही थे ना? वो होंगयान गाना क्या खूब था। अब तो डोइन और वीवो पर हर जगह आप ही छाए हुए हैं। आप तो रातों रात बिग स्टार बन गए हैं। पूरा इंटरनेट चिल्ला रहा है कि आप एक सिंगर के तौर पे डेब्यू करें। गाना लिखना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बस यूं ही लिख देता हूँ। और सिंगर बनकर क्या डेब्यू करना? अगर मैं डेब्यूट करूंगा तो सीधा आर्टिस्ट लेवल पर करूंगा। कुछ नौजवान लड़के तुम्हें फटी आंखों से देखने लगे। बॉस की फेंकी हुई बातें तो देखो, एकदम 666 लेवल की हैं। किचन में थोड़ा रौब झाड़ने के बाद तुम यान एयर के साथ टेबल विजिट के लिए निकल गए। तुम पहले प्राइवेट रूम में पहुंचे, जहां 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हैं। माफ कीजिएगा, आपका कुछ वक्त लेंगे। हम कस्टमर फीडबैक ले रहे हैं। हमारे जुइशियन लो के खाने की क्वालिटी, स्वाद और सर्विस के बारे में आपकी क्या राय है? उनमें से एक लड़की ने तुम्हें देखा और अचानक जोर से चिल्लाई, ये तो आप हैं। आप वही हैं जिन्होंने कल रात क्वीन चेन रू के कॉन्सर्ट में होंगयान गाया था, है ना? उस लड़की ने अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम हुआंग फे है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। तुमने हुआंग फे से हाथ मिलाया और फौरन इनकार में सिर हिला दिया। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल के कॉन्सर्ट में मैं पहली रो में थी। पक्का आप ही हैं? बाकी 2 लड़कियों ने भी तुम्हारी तरफ देखा। सच में ये आप ही हैं? अब इनकार मत कीजिए। अब तो पूरे इंटरनेट पर आपकी कल की हाई डेफिनेशन वीडियोस फैली हुई हैं। हुआंग फे आगे बढ़ी और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सीधे मोबाइल स्क्रीन के सामने ले आई। लाइव स्ट्रीम के दोस्तों, अंदाजा लगाइए ये कौन है? अरे भाई, ये तो कल रात वाला वही उस्ताद है ना? हुआंग फे तुम्हारी तरफ मुड़ी, हैंडसम। लाइव स्ट्रीम में हजारों लोग देख रहे हैं, जरा सबको हेलो तो कह दीजिए। मजबूर होकर तुम्हें कैमरे की तरफ हाथ हिलाना पड़ा। नमस्ते सबको, मेरा नाम शे फेंगटिंग है। मैं जुई शेन लू का शेफ और मालिक हूँ। अरे सच में ये वही है जिसने क्वीन का शो लूट लिया था। होंगयान वाकई बहुत प्यारा गाना है। क्या आपने इसे म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है? बॉस, एक गाना सुना दो। बॉस, लाइव स्ट्रीम में एक बार होंगयान गा दो। लाइव स्ट्रीम में बढ़ती हुई भीड़ को देखकर होंग फे ने उम्मीद भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देखा। बॉस, एक गाना हो जाए। सबका इतना जोश देखकर तुम उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, तो तुमने मजबूरी में कहा, ठीक है, पर इस बार होंगयान नहीं गाऊंगा। मैंने एक और गाना लिखा है, वही सुनाता हूँ। जरा मुझे वो गिटार दे दीजिए। ये मेरा एक और ओरिजिनल गाना है, इसका नाम है आर टाइम। फिर से ओरिजिनल। बॉस, आप तो छा गए। तुमने गिटार के स्ट्रिंग्स छेड़े और एक जोश भरी, खुशमिजाज और सुरीली धुन गूंजने लगी। वो कभी हार नहीं मानेगा, हमारी यादों को रोशन करेगा। कमरे में मौजूद हर कोई तुम्हें एकटक देख रहा था। पता ही नहीं चला कि कब चैन यैम ने चुपके से कमरे का दरवाजा खोल दिया था। बाहर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जो तुम्हें गाते हुए सुन रही थी। सब खामोश थे और गाने में डूबे हुए थे। हुआंग फे ने जब लाइव स्ट्रीम में लगातार बढ़ते हुए लोग और गिफ्ट्स की बौछार देखी, तो वो मन ही मन फूली ने समा रही थी। पैसा ही पैसा होगा, आने वाला है मोटा माल। तुम्हें गाते हुए सुनकर लोग दंग थे। रात की हवा चली, धूल को उड़ा ले गई। यहाँ जैसे कोई सुहावना पल रुक गया हो। बस एक ही दुनिया है, हमारे थके हुए जिस्मों को यहाँ सुकून मिलने दो। गाना खत्म होते ही हुआंग फे ने बड़ी बड़ी आंखों से तुम्हें देखा। भले ही ये गाना होंगयान जैसा नहीं था, लेकिन क्वालिटी के मामले में ये उससे कम भी नहीं था। तुम्हारी लिखने की काबिलियत वाकई जबरदस्त थी। तुमने गिटार वापस हुआंग फे को दिया और कैमरे की तरफ हाथ हिलाया। शुक्रिया सबका। वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बॉस, जल्दी से इसे रिकॉर्ड करके अपलोड करो। होंगयान भी चाहिए। क्या इस दुकान का नाम जुई श्यान लू है? मैं वहीं खाना खाने जाऊंगा।
मुझे शेफ के हाथ का ही खाना है। शेफ के हाथ का खाना और गाना दोनों चाहिए। ये गाना वाकई दिल छू गया। मुझे मेरी खोई हुई जवानी याद आ गई। ओ, तुमने वहां मौजूद कस्टमर्स के सामने भी झुककर शुक्रिया अदा किया। एक और गाना। पूरी भीड़ चिल्लाने लगी। सब चाहते थे कि तुम एक और गाना सुनाओ। इस गाने का नाम आर टाइम है। मैं वक्त निकालकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाऊंगा और इस गाने के साथ होमयान को भी रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दूंगा। तब आप उसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और जी भरकर सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सब यहाँ खाना खाने आए हैं, गाने के चक्कर में खाने में देरी मत कीजिए। आखिर बेहतरीन खाना और प्यार, इन दोनों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तो आप सब अपनी सीट्स पर वापस जाइए और खाना खाइए। खाना ठंडा हो गया तो मज़ा नहीं आएगा। आप सब चलिए। इतने हंगामे के बाद तुम अब खाना तो बना ही सकते थे। अब तुम्हें एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढूंढना होगा ताकि गाने रिकॉर्ड कर सको। ये सोचकर ही तुम्हें थकान महसूस होने लगी। वैसे तुम एक स्टूडियो के मालिक को जानते थे जिसका नाम दुआन बिंग था, एक अमीर बाप का मोटा बेटा जिसमें टैलेंट तो नहीं था पर म्यूजिक का भूत सवार था। तुम सीधे गाड़ी लेकर उसकी दुकान पहुंचे। दुआन बॉस, बड़े दिनों बाद मिले। ओह शे, वाकई बड़े दिनों बाद। आज यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ और किस लिए आऊंगा? मुझे 2 गाने रिकॉर्ड करने हैं। तुम रिकॉर्ड करोगे? तुम्हें गाना आता है? दुआन ने फटी आंखों से तुम्हें देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। अरे तुम तो बेइज्जती कर रहे हो। क्या मैं सिंगर नहीं हो सकता? क्या तुम सीरियस हो? और क्या तुम्हें क्या लगा मैं इतनी दूर तुमसे मजाक करने आया हूं? ठीक है। वैसे भी ठीक है। वैसे भी आज मैं फ्री हूं। मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घुसते ही तुम सीधे रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हो। तुम्हारा ऑरा बहुत पॉजिटिव था और दोनों गाने तुमने सिंगल टेक में ओके कर दिए। इसके बाद अरेंजमेंट और इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्डिंग भी लगभग एक ही बार में फाइनल हो गई। पोस्ट प्रोडक्शन का काम तुमने खुद अपने हाथों से संभाला। दुआन के लिए नज़ारा एकदम स्मूथ और हैरान कर देने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा तो एक शेफ है, फिर ये म्यूजिक के सारे दांव पेंच किसी प्रोफेशनल से भी ज्यादा बारीकी से कैसे जानता है। 2 गाने खत्म करने के बाद जब देखा कि अभी काफी वक्त बचा है तो तुमने एक और गाना रिकॉर्ड कर लिया। दुआन बिंग तुम्हें ऐसे देख रहा था जैसे तुम कोई अजूबा मॉन्स्टर हो। ये तुमने कैसे किया? तुमने ये सब मुमकिन कैसे किया? क्या मुमकिन कैसे किया? तुमने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। तुम एक शेफ हो ना, फिर इन चीजों में तुम्हारी पकड़ इतनी जबरदस्त कैसे है? मैंने खुद से सीखा है। सेल्फ टॉट। खुद सीखकर कोई ऐसा कैसे बन सकता है? भाई मान गए, शायद कुदरती टैलेंट है। खाक टैलेंट। ये जो तुमने आज किया है इसे तो सीधा जीनियस कहा जाएगा। अरे भाई बस अपना रेस्टोरेंट चलाता हूँ और खाली वक्त में गाने लिखकर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इन्हें इंटरनेट पर डाल दूंगा। एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन बनकर रहना भी काफी अच्छा है। क्या तुम वाकई डेब्यू करने के बारे में नहीं सोच रहे? मैं कुछ प्रोफेशनल मैनेजर्स को जानता हूँ, वो तुम्हारी डील करवा सकते हैं। जो टैलेंट तुमने आज दिखाया है उसके सामने आजकल के चाइनीज म्यूजिक इंडस्ट्री के ये अतरंगी नमूने कहीं नहीं टिकते। तुम बहुत जल्द सुपरस्टार हेवनली किंग की गद्दी पर बैठ जाओगे। ठीक है, मैं सोचूंगा। आखिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टिकना इतना आसान भी नहीं है। रिकॉर्डिंग खत्म करके जब तुम घर पहुंचे तो रात के 10 बज रहे थे। नेटईज क्लाउड पर अकाउंट रजिस्टर करने के बाद तुमने सीधे गाने अपलोड किए और फिर एक वीबो पोस्ट डाला। गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं और नेट ईज पर डाल दिए हैं। वक्त थोड़ा ज्यादा था इसलिए एक एक्स्ट्रा गाना भी रिकॉर्ड कर लिया, उसे भी साथ ही अपलोड कर दिया है। आप सब सुन सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वक्त लिन चिंगयन बिस्तर पर लेटी हुई अपनी आदत के मुताबिक वीबो देख रही थी। तुम्हारी पोस्ट देखते ही वो फिर से हैरान रह गई। इसने 2 और गाने कब लिख लिए? आर टाइम और इफ दैट टाइम। उसने प्ले बटन दबाया और सुनने लगी। वाकई बहुत सुरीले थे। उसने फौरन लाइक और रिपोस्ट किया। जल्दी से मेरे लिए भी एक लिखो। और सुनो, मैंने तुम्हारा पोस्ट रिपोस्ट कर दिया है। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे लिए जो गाना है वो कल दुकान पर आकर दे दूंगा। क्या तुमने लिख लिया? लगभग तैयार है। अब जल्दी सो आओ वरना डार्क सर्कल्स आ जाएंगे और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अंकल शे से कहकर तुम्हारी पिटाई करवा दूंगी। तुमने फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया। लिन चिंगयान फिर से वीबो स्क्रॉल करने लगी। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। लाखों फैंस उसे फॉलो करते थे। होंगयान, क्या ये वही गाना नहीं है जो कल रात चेनरू के कॉन्सर्ट में उस उस्ताद ने गाया था? ऊपर वाले दोनों गाने आर टाइम और इफ दैट टाइम भी एकदम क्लासिक लेवल के हैं। मैंने तो डाउनलोड करके सपोर्ट भी कर दिया। ये शेफ तो वाकई कमाल का म्यूजिशियन निकला। जैसा कि कहा गया है, जो शेफ गाना नहीं गा सकता वो अच्छा सिंगर नहीं होता। अगले दिन तुमने नाश्ता किया और नेट ईज क्लाउड पर तीनों गानों का डेटा चेक किया। तीनों गानों को हजारों लाखों लाइक्स मिल चुके थे, लेकिन रैंकिंग में नंबर 1 पर नेशनल क्वीन चेन रू का वही गाना था जिसके लाइक्स 50 मिलियन पार कर चुके थे। वाकई नेशनल क्वीन की ताकत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लिन चिंगयान का गाना यूथफुल ब्रेथ, जो महीने की शुरुआत में रिलीज हुआ था, अभी 10वें नंबर पर था और 11वें नंबर वालों से कड़ी टक्कर दे रहा था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। चेन यान का कॉल था।
बॉस, आप जल्दी से दुकान पर आ जाइए। चनयान की आवाज में घबराहट थी। क्या हुआ, तुम थोड़े उलझन में पड़ गए? दुकान में सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी जिसे वो संभाल ना सके। कोई आपसे मिलने आया है, वो दुकान में आपका इंतजार कर रहे हैं। सुबह सुबह ही आ गए थे। जब मैंने शटर खोला तब से वो यहीं खड़े हैं। उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अलग है। वो कोई बड़े आदमी लगते हैं। आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, उन्हें मेरे ऑफिस में ले जाओ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। उन्हें मेरी रखी हुई ताइवानी चाय सर्व करो। इतना कहकर तुम बिना देर के घर से निकले और दुकान की तरफ भागे। स्पेशल आइडेंटिटी, बिग पर्सनालिटी, क्या कोई सरकारी अफसर ऑफिशियल बॉस है? पर तुमने तो कभी किसी से दुश्मनी नहीं मोल ली। खैर, जाकर देखते हैं कि आखिर है कौन। जैसे ही तुम सेकंड फ्लोर वाले ऑफिस में पहुंचे और दरवाजा खोला, तुमने देखा कि अंदर एक शख्स बैठा है। वो और कोई नहीं बल्कि परसों रात वाली नेशनल क्वीन चेनरू थी। नेशनल क्वीन चेनरू, वाकई आप तो बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं कोई बड़ी शख्सियत नहीं हूँ बॉस, ये तो आप हैं। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हैं। जुइशियन लो नाम ही काफी प्रभावशाली है। चेनरू को तुमने अब और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी थी। एक शेफ जो गाने लिखता है और इतने बड़े रेस्टोरेंट का मालिक भी है। और परसों रात की परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हारा स्टेज प्रेजेंस भी काफी एक्सपीरियंस लग रहा था। क्वीन, आज अचानक यहाँ पधारने का क्या कारण है? बॉस, ये मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमारी चौंशी एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट? डेब्यूट? मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हम सीधे आपको सेकंड टियर आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं और आपके गानों के ओरिजिनल कॉपीराइट्स आपके पास ही रहेंगे। कंपनी बस उन्हें डिस्ट्रीब्यूट और प्रमोट करने में आपकी मदद करेगी। क्या चौंशी एंटरटेनमेंट बिनफेंग एंटरटेनमेंट से बेहतर है? मुझे पता है कि लिन चिंगयान बिनफेंग के साथ है। बिनफेंग और च्वांगशी की कोई तुलना ही नहीं है। हमारी च्वांगशी एंटरटेनमेंट चीन की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। चेन रू मेज के पास आई और अपनी नजदीकी बढ़ाते हुए तुम्हारी तरफ आंख मारी। तुम थोड़ा पीछे हट गए। लेकिन मेरा वाकई डिबूट करने का कोई इरादा नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ये भागदौड़ बहुत उलझन भरी है। वहां कोई फ्रीडम नहीं हिलती। और वैसे भी सेकेंड टियर कॉन्ट्रैक्ट मेरी वैल्यू के हिसाब से कम है। ओह, तो बॉस है खुद को इतना ऊंचा समझते हैं? मतलब फर्स्ट टियर कॉन्ट्रैक्ट भी कम पड़ेगा? तुमने चंद्रू की बातों पर ध्यान नहीं दिया बल्कि पास से कागज कलम उठाकर कुछ लिखने लगे। चंद्रू जिज्ञासा के साथ तुम्हारे पीछे आई और जैसे ही उसने कागज पर लिखा हुआ देखा, उसके होश उड़ गए। महज कुछ ही मिनटों में तुमने कलम रख दी और वो ड्राफ्ट उसकी तरफ बढ़ा दिया। चंद्रू ने उसे हाथ में लेकर पढ़ा, ताहोनो, क्या ये वाकई तुमने सिर्फ कुछ मिनटों में लिखा है? हाँ, आप तो सामने खड़ी थी। चंद्रू उन लिरिक्स और म्यूजिकल स्कोर को एकटक देख रही थी और धीरे धीरे एक धुन गुनगुनाने दी। चंद्रू जैसे एक्सपर्ट के हिसाब से ये गाना यकीनन सुपरहिट होने वाला था। उसने गहरी सांस ली और पक्के इरादे के साथ तुम्हारी तरफ देखा। हम चौंगशी एंटरटेनमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट सीधा फर्स्ट ईयर लेवल पर कर सकते हैं। साइनिंग अमाउंट 3 मिलियन होगा और गानों की कमाई का 3070 प्रॉफिट शेयरिंग हुआ। प्रॉफिट में 30% हिस्सा आपका होगा। ये सुनकर तुम्हें थोड़ी हैरानी हुई। रुकिए क्वीन शन, माना कि ये गाना काफी अच्छा है, पर क्या आप वाकई फर्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट का फैसला अकेले ले सकती हैं? क्या ये चौंगशी एंटरटेनमेंट आपके घर की है? इसमें कोई शक नहीं था कि चेनरू 30 साल से कम उम्र में क्वीन कैसे बन गई। उसके पीछे का कैपिटल सपोर्ट और फैमिली बैकग्राउंड वाकई बहुत मजबूत था। तुमने उसे देखते हुए कहा, नहीं सोचा था कि क्वीन इतनी हिम्मती होंगी कि सीधे फर्स्ट ईयर का ऑफर दे देंगी। पर मेरा अब भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं है, चाहे ये कितना ही बड़ा मौका क्यों ना हो। पिछले जन्म में तुमने इस इंडस्ट्री की सारी गंदगी और पागलपन देखा था, इसलिए तुम्हें इस दुनिया से कुदरती तौर पर चिढ़ थी। अभी तुम बस अपने जुई शेन लू को अच्छे से चलाना चाहते थे। तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मुझे इस दुनिया में कदम नहीं रखना। क्या आप एक बार और नहीं सोचेंगे? बॉस एक्स से आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। अगर हमारी कंपनी आपको ग्रूम करे तो आप बहुत जल्द अपनी पहचान बना लेंगे। आपकी पहचान पूरी दुनिया में होगी। क्वीन चेन, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर यह चकाचौंध और शोर शराबा वो चीज नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। चंदू थोड़ी हैरान रह गई। उसने नहीं सोचा था कि तुम इतने पक्के इरादे से इनकार कर दोगे। एंटरटेनमेंट की दुनिया में लोग घुसने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, पर तुम थे कि तुम्हें सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बॉस है कि आप वाकई, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। तुम मुस्कुराए और शुक्रिया कहते हुए सिर हिलाया। तो बॉस, ये ताओहा नू गाना मुझे गाने के लिए मिल सकता है? इस गाने की धुन और शब्द आपकी वॉइस रेंज के लिए एकदम परफेक्ट है। मैंने आपके सामने ही लिखा है, तो जाहिर है यह आप ही के लिए है। पर गाने के कॉपीराइट्स मैं नहीं बेचूंगा। बाकी प्रॉफिट शेयरिंग आप देख लीजिएगा। 3070 का रेशियो रहेगा। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए। गाना रिलीज होने के बाद की कमाई आपके बताए हुए अकाउंट में डाल दी जाएगी। तुमने उसे जुईशेन लू का अकाउंट नंबर दिया और कहा, उस कमाई का 20% हिस्सा जुईशेन लू के नाम से चैरिटी में दान कर दीजिएगा।
कमाई का 20%? क्या आपको अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी रकम होगी? आप बस यूं ही दान कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। जो पैसा मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसका क्या मोह। वैसे भी मैं हमेशा से चैरिटी करता आया हूँ। तुम्हें लगता था कि ये रीइंकार्नेशन खुदा का एक वरदान है, जिसने तुम्हें अपनी जान से प्यारी लिन चिंगयान से मिलाया। शायद ये दान बस मन की शांति के लिए था। नहीं सोचा था कि बॉस शे की सोच इतनी ऊंची होगी। मैं वाकई आपकी कायल हो गई हूँ। थोड़ी और औपचारिक बातों के बाद चेन रू वहां से चली गई। जाने से पहले उसने फिर से कहा कि अगर कभी भी इस इंडस्ट्री में आने का मन करे तो उसे कॉल जरूर करना। उसे विदा करने के बाद तुम वापस अपनी मेज पर आए और लिन चिंगयान के लिए गाना लिखने लगे। उसकी वॉइस रेंज बहुत अच्छी थी। वो पिछले जन्म की कई बड़ी क्वींस के गाने गा सकती थी। तुमने कागज कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। गाना पूरा होते ही तुमने उसकी फोटो खींचकर लिन चिंगयान को भेज दी। इसके बाद तुमने क्लासिकल पोएट्री एसोसिएशन का ऑफिशियल रीबो पेज चेक किया। परसों रात तुमने लिन चिंगयान से शर्त लगाकर योंग लियू हिम टू द विलो पोएम अपलोड की थी। उसके बाद से तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तुमने देखा कि उस पोएम को 9,000 से ज्यादा वोट्स मिल चुके थे और वो नंबर 1 पर थी, जबकि सेकंड नंबर वाली पोएम नुआन यांग के सिर्फ 6,000 वोट्स थे। कमेंट्स में हर तरफ तुम्हारी तारीफ हो रही थी। साथ ही तुमने ये भी देखा कि किसी ने तुम्हारे जुइशियन लो में गाते हुए वीडियो को वहां पोस्ट कर दिया था और तुम्हें टैग किया था। ये तो वही शेफ है। इसके 3 गाने पहले ही नेटीज पर तहलका मचा रहे हैं और अब ये पोएट्री की दुनिया में भी सबको पीछे छोड़ रहा है। क्या एक अच्छा म्यूजिशियन बनने के लिए शेफ को अच्छी कविताएं लिखना भी जरूरी है? तभी नेशनल ब्यूटी लिन चिंगयान का वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर उसका खूबसूरत चेहरा चमक रहा था। फेंग, मुझे ये गाना यू डिंग द प्रॉमिस बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी और सुकून था। क्या तुम इतनी भावुक हो गई हो कि रोना ली हो? बदमाश आफिन, तुम ही रोगे। बस मुझे परेशान करना जानते हो। मैं अंकल शीर को बताऊंगी कि वो तुम्हारी पिटाई करें। अभी तक अंकल ही कह रही हो। बहुत जल्द हम दोनों का नाम एक ही राशन कार्ड पर होगा। अब तो पुकार बदल लो। लिन चिंगयान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अभी तक तुमने मुझे शगुन का लिफाफा होंगबो तो दिया नहीं। तुम्हारी वीडियो चैट दोपहर तक चलती रही। तुमने सोचा था कि उसे चेन रू वाले ऑफर के बारे में बताओगे, पर क्योंकि तुम्हें खुद उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था तो तुमने बात नहीं छेड़ी। शाम को तुम्हें क्लासिकल पोएट्री एसोसिएशन से कॉल आया, जिसमें तुम्हें क्योटो में होने वाली सालाना पोएट्री मीट शी सी हुई में शामिल होने का न्योता दिया गया। उस दिन तुम तय वक्त पर वहां पहुंच गए। जैसे ही तुमने हॉल में कदम रखा, तुम्हें किसी ने आवाज दी। हालांकि इस एसोसिएशन में तुम्हें कोई नहीं जानता था, फिर भी आवाज जानी पहचानी थी। तुमने मुड़कर देखा। क्वीन चेन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं? हाँ, पर मैं इस एसोसिएशन की मेंबर नहीं हूँ और ना ही मुझे कविताएं लिखनी आती हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? हाँ, मुझे पता था कि योंग लियू के लेखक तुम ही हो और तुम ही इस कंपटीशन के विनर भी हो। पर क्या वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं जो एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं? मेरी माँ इस एसोसिएशन की मेंबर है, इसलिए मैं हर साल यहाँ आती हूँ। इतना कहकर चेन रू तुम्हें पकड़कर सीधे स्टेज की तरफ ले गई। जी दादाजी, यह है शी फेंगटिंग, योंग लियू का असली लेखक। बॉसे, ये पोइट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जी चोंगरोंग। नमस्ते। तुमने बड़ी विनम्रता के साथ उनका अभिवादन किया। उन्होंने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी कम उम्र में योंग लियू जैसा मास्टरपीस लिख लेना वाकई आज की पीढ़ी कमाल की है। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, पर असल क्रेडिट तो ही जिजांग पिछले जन्म के कवि को जाता है। यह तुमने सिर्फ मन में कहा। इसके बाद चंद्रू तुम्हें एक अधेड़ उम्र की महिला के पास ले गई। देखो तुम कैसे हरकतें कर रही हो, चुपचाप बैठो। पास खड़ी उस महिला ने चंद्रू को थोड़ा डांटा और फिर तुम्हारी तरफ देखकर सिर हिलाया। तुम्हारी कविता बहुत अच्छी है। ये मेरी माँ है, जाओ चीन पोएट्री एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट। तो चंद्रू की माँ वाइस प्रेसिडेंट है, तभी वो हर साल यहाँ आती है। तुम फौरन खड़े हुए और बड़ी शालीनता से उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। फिर एक औपचारिक अवार्ड सेरेमनी के बाद सम्मेलन का आखिरी दौर शुरू हुआ। जीगुफे हुआलिंग तरह का काव्य खेल। तुम्हारी किस्मत फिर से चमक गई और तुम्हें चुन लिया गया। स्क्रीन पर जो कीवर्ड आया वो था फ्रंटियर पोएट्री, सीमा पर आधारित कविता। तुमने कुछ देर सोचा, बॉर्डर वाली कविताएं तो बहुत थीं, पर इस माहौल के लिए सोचते सोचते तुम्हें बस एक ही ख्याल आया, पोजेंस। शराब के नशे में दिए की रोशनी में तलवार देखना, सपनों में युद्ध के नगारों की आवाज सुनना, 800 मील तक फैली फौज का जज्बा, रेगिस्तान की धूल और वो मर मिटने की पुकार। जैसे ही तुमने ये पंक्तियां पूरी की, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब तुम्हें फटी आंखों से देख रहे थे। चंद्रू का मुंह फिर से खुला का खुला रह गया। तुमने बिना सिर उठाए अगली पंक्तियां पढ़ी। घोड़े की रफ्तार बिजली जैसी तेज कमान से निकला तीर दुश्मन का काल, राजा के स्वाभिमान के लिए दुनिया फतह करना, जीते जी और मरने के बाद भी नाम कमाना। अफसोस कि अब बस ये सफेद बाल रह गए हैं। जब तुमने कविता खत्म की तो हर कोई दंग था।
प्रेसिडेंट जी चांगरोंग सबसे पहले होश में आए और उन्होंने तुम्हारा हाथ थाम लिया। पुरानी किताबों और महाकाव्यों में ऐसी कोई कविता अब तक दर्ज नहीं है। क्या ये तुमने अभी इसी वक्त लिखी है? आप ऐसा कह सकते हैं। पहले से कुछ ख्याल थे, आज बस उन्हें पूरा कर दिया। नहीं सोचा था कि बॉस ये इतने प्रतिभाशाली होंगे। अरे नहीं प्रेसिडेंट, आप मुझे बस शौश ये बुला सकते हैं। आखिर तुम चेनरू के दोस्त थे और ये उसकी माँ थी। इतिहास में अब तक ये सबसे जोशीली और शानदार फ्रंटियर पोएम है। इसे तो स्कूल की किताबों टेक्स्ट बुक्स में शामिल किया जाना चाहिए। तुम मन ही मन बोले, अरे भाई इतना भी मत बढ़ाओ, ये तो बस खेल खेल में हो गया। पोएट्री कॉन्फ्रेंस तुम्हारी उस पोजेंजी कविता की गूंज के साथ खत्म हुई। तुम वहां से सीधे शांघाई मोडू जाकर लिन चिंगयान से मिलना चाहते थे, पर जी चांगरोंग ने तुम्हें दोपहर के खाने के लिए रोक लिया। जैसे ही तुम प्राइवेट रूम में पहुंचे, प्रेसिडेंट के पास बैठा एक हैंडसम लड़का उठा और बड़े जोश के साथ चेन रू की तरफ बढ़ा। जी चांगरोंग के पोते जी बोडा की नजरों में तुम्हारे लिए एक अजीब सी दुश्मनी थी। तुम समझ गए, शायद ये चेन रू का कोई आशिक परस्यूअर है। बैठते ही जी चांगरोंग ने तुम्हें फिर से न्योता दिया। तुम्हारी ये बेहतरीन रचना स्कूल की किताबों में शामिल होने लायक है। क्या तुमने हमारे पोएट्री एसोसिएशन में शामिल होने के बारे में सोचा है? एसोसिएशन ज्वाइन करने का तुमने वाकई कभी नहीं सोचा था? जी दादी, शायद मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। जी शेन लू में काफी काम रहता है। रेस्टोरेंट संभालना, फिर गाने और कविताएं लिखना, काफी व्यस्त रहता हूँ। मिस्टर शे तो वाकई बड़े कलाकार निकले, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। अभी दादाजी ने कहा कि आपने सम्मेलन में तुरंत एक कविता बना दी। मैंने ये भी सुना है कि आपने श्याओ रू के सामने कुछ ही मिनटों में एक गाना लिख दिया। अगर आप इतने ही काबिल हैं तो क्यों ना अभी एक डेमो दिखा दें। मिस्टर जी, हम आज पहली बार मिले हैं, पर जब से मैं कमरे में आया हूं आप मुझसे काफी चिढ़े हुए लग रहे हैं। मुझे अंदाजा है कि ये दुश्मनी किस वजह से है। मैं और चेन रू सिर्फ दोस्त हैं, आपको गलत फहमी हुई है। तुम्हारा जवाब सुनकर चेन रू की आंखों में पल भर के लिए मायूसी दिखी, जो तुरंत गायब हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी कुछ पेश करूं तो ठीक है। सच तो यह है कि कविता या गाना लिखना मेरे लिए दाल चावल खाने जितना आसान काम है। कमरे में मौजूद हर कोई तुम्हें हैरानी से देखने लगा। क्या कोई इंसान वाकई ऐसी बात कह सकता है? मैं न सिर्फ अभी इसी वक्त एक वानियर सॉफ्ट स्टाइल कविता लिख सकता हूं, बल्कि उसे अभी धुन देकर कंपोज गाकर भी सुना सकता हूं। यकीन नहीं आता। इतना कहकर तुम कमरे में टहलने लगे। मेरी इस कविता का नाम है यी जैन में लाल कमल की खुशबू फीकी पड़ रही है, पतझड़ की शाम है, बादलों के बीच से संदेश आएगा, एक ही जुदाई का दर्द, दो अलग जगहों की बेकरारी, इस बेचैनी को मिटाने का कोई रास्ता नहीं। पलकों से ये दर्द ओझल होता है तो दिल में उतर आता है। तभी जी चांगरोंग ने जोश में मेज थपथपाई और खड़े हो गए। उनकी आंखों में हैरानी साफ थी। वाकई ये तो बेहतरीन मानवीय कविता है। जी बोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसने नहीं सोचा था कि कोई इतनी आसानी से ऐसी कविता लिख देगा। चंद्रू तुम्हें एकटक दिख रही थी। ये इंतजार और ये तड़प किसके लिए? क्या उसी गर्लफ्रेंड के लिए? उसे याद आया कि कॉन्सर्ट में तुमने कहा था कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। तुमने कविता खत्म कर जी बोड़ा की तरफ देखा। मिस्टर जी, बताइए क्या ये कविता आपकी कसौटी पर खरी उतरती है? जी बोड़ा अभी भी सदमे में था और बस बुदबुदा रहा था। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अब पेश है इसी कविता की धुन, जिसका नाम है यूए मंशिलू पश्चिमी महल पर चांदनी। और तुम गाने लगे। रेशमी लिबास उतारकर मैं नाव पर अकेली सवार हूं। तुमने वाकई इसे एक गाने की शक्ल दे दी थी। लोग सोचने लगे ये इंसान है या कोई अजूबा। चेनरू की आंखों में हैरानी और जज्बात उमड़ रहे थे। ये गाना वाकई बहुत गहरा था। जैसे ही तुम रुके, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, तुम कमरे से बाहर निकल गए। वहां और रुकने का कोई मतलब नहीं था। क्लासिकल चाइना की सबसे बड़ी कवियत्री ली चिंगझाओ की ये रचना किसी का भी दिल जीत सकती थी। गाते वक्त तुम्हें लिन चिंगयान की याद आई और तुम्हें लगा कि अब शंघाई मोडू जाकर उससे मिलना चाहिए। जैसे ही तुम रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर निकले, चेनरू पीछे से भागती हुई आई। शी फोंगटिंग, बिना कुछ कहे कहाँ चल दिए? अभी तो खाना भी नहीं खाया, खाने को रहने देते हैं। वो जी बोड़ा आपका चाहने वाला है ना? साफ दिख रहा था कि उसे हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी हुई है। ये सुनकर चेन रू का चेहरा शर्म से गर्दन तक लाल हो गया। मैं पहले होटल जा रहा हूँ, फिर वहां से शांघाई निकलना है। मैं उससे उस दिन कॉन्सर्ट के बाद से नहीं मिली हूँ। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड शांघाई में है? चलो मैं तुम्हें होटल छोड़ देती हूँ, मुझे भी कल शांघाई जाना है। साथ चले? ठीक है। होटल पास में ही था और तुम जल्द ही वहां पहुंच गए। कमरे में जाकर तुमने नेट ईज क्लाउड खोला। चेन रू का गाया ताहो नु अभी भी नंबर 1 पर था, जिसके 20 मिलियन डाउनलोड्स और 50,000 से ज्यादा कमेंट्स थे। बाकी सब उससे कोसों दूर थे। लेकिन एक बात ने तुम्हें परेशान कर दिया। नेट पर लिन चिन्यान का एक भी नया गाना ही था। उसने तो कहा था कि इस महीने एल्बम आएगी और जो गाना यूडिंग तुमने उसके लिए लिखा था वो भी अपलोड नहीं हुआ था। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? तभी तुम्हारी नजर एक पोस्ट पर पड़ी। नेशनल गॉडेस लिन चिंगयान को शायद बिनफेंग एंटरटेनमेंट ने बैन ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
अगले दिन तुम और चेन रू एक ही फ्लाइट से शंघाई पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तुम दोनों अलग हुए और तुम सीधे उस अपार्टमेंट की तरफ भागे जो तुमने लिन चिंगयान के लिए किराए पर लिया था। दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही देखा कि वो बालकनी में बैठी गिटार बजा रही है। ओह, तो हमारी नेशनल ब्यूटी यहाँ गिटार बजा रही है। तुम्हें देखकर वो खुशी से पागल हो गई। हाँ फंग, तुम यहाँ कैसे? क्योटो में कुछ काम था, खत्म करके सीधे तुमसे मिलने आ गया। मैंने वीवो पर देखा, पोएट्री एसोसिएशन वाले वीडियो में तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। हाँ, वो तो मैं हूं ही। तुमने प्यार से उसे गले लगाया। वैसे तुम्हारी एल्बम का क्या हुआ? ये सुनते ही उसका चेहरा उतर गया और वो सोफे पर उदास होकर बैठ गई। उसकी आंखों में मायूसी देख तुम समझ गए उसे वाकई ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अगर बात नहीं बन रही तो चलो वापस चलते हैं और जुई शान संभालते हैं। पर मुझे गाना पसंद है। उसने मासूमियत से तुम्हारी तरफ देखा। आखिर हुआ क्या? अचानक तुम्हें बैन क्यों कर दिया? और तुम्हारी मैनेजर कहाँ है? उसका नाम मत लो। वो धोखेबाज बुढ़िया जांग वान की चापलूसी करने के लिए मुझे पार्टी में कंपनी देने के लिए भेज रही थी। शराब पिलाने के लिए? ये तो हद हो गई। और ये जांग वान कौन है? जांग वान मेरे साथ ही बिनफिंग में आई थी। उसका टैलेंट और नाम कभी मुझसे बेहतर नहीं रहा, इसलिए वो हमेशा मेरी पीठ पीछे चालें चलती है। लेकिन आजकल कंपनी का सारा सपोर्ट उसे मिल रहा है। सुना है कि वो कंपनी के किसी बड़े अधिकारी के बिस्तर तक पहुंच गई है। अच्छा, तो ये बात है। ये दुनिया वाकई बहुत गंदी है। लिन चिंगयान गाना चाहती थी पर उसे रोका जा रहा था। अगर बात नहीं बनी तो तुम खुद उसके गाने रिलीज करोगे। एक इंटरनेट सिंगर के तौर पर भी उसकी फैन फॉलोइंग काफी काम आएगी। तभी तुम्हारा फोन बजा। चेन रू का कॉल था। शी फेंटिंग, क्या कल तुम्हारे पास वक्त है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी कंपनी को 2 गानों की जरूरत है। अभी अलग हुए कुछ ही देर हुई थी और फिर काम आ गया। मैंने कहा, क्वीन चेन, स्वांगशी जैसी टॉप लेवल कंपनी मुझसे गाने मांग रही है। मजाक तो नहीं कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही, बहुत इमरजेंसी है। हुआयान को 2 प्रमोशनल सॉन्ग्स चाहिए। हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट ने जितने भी ड्राफ्ट्स भेजे सब रिजेक्ट हो गए। हुआयान के लिए? ये तो मुश्किल काम था, पर शायद यही लिन चिंगयान के लिए एक मौका हो। क्या मुझे आपकी कंपनी आना होगा? हाँ, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ। फोन रखकर तुमने देखा कि लिन चिंगयान तुम्हें अजीब नजरों से देख रही है। च्वांशी एंटरटेनमेंट, तुम्हारा उनसे रिश्ता कब जुड़ा? चेनरू मुझसे गाना चाहती है। जुई शेन लो वाला वीडियो देखकर वो अगले ही दिन मुझसे मिलने आई थी। वो चाहती थी कि मैं च्वांशी ज्वाइन कर लूं। लिन चिंगयान ने हैरानी से पूछा, उन्होंने तुम्हें कैसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया? पहले सेकेंड टीयर का था, पर जब मैंने चेन रू के लिए गाना लिखा तो उन्होंने उसे फर्स्ट ईयर टॉप लेवल कर दिया। पर मैंने साइन नहीं किया। चौंगशी का फर्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट, और तुमने मना कर दिया। फर्स्ट ईयर होने से क्या होता है? मुझे अपनी आजादी प्यारी है। तुम तो आसमान में उड़ रहे हो। अगली सुबह तुम दोनों तैयार हुए और नीचे पहुंचते ही देखा कि चेन रू की वैनिटी वैन खड़ी है। चेन रू तुम्हें और साथ में लिन चिंगयान को देखकर दंग रह गई। ये तो नेशनल गॉडेस लिन चिंगयान है ना? आप दोनों, ये मेरी मंगेतर फियांसे है। तुम्हारी मंगेतर? लिन चिंगयान। चिनरू का चेहरा उतर गया। गाड़ी में बैठने के बाद वो तुम दोनों को ही देखती रही। तुम दोनों साथ कैसे आए? उसने थोड़ा जलन के साथ पूछा। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लिन चिंगयान ने शर्माते हुए बताया। बचपन के दोस्त? लिन चिंगयान जैसी लड़की तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। बातें करते हुए तुमने चेनरू की आंखों में थोड़ी उदासी देखी। तुम खामोश रहे, तुम्हें उसके जज्बात पता थे, पर तुम अपनी मंजिल चुन चुके थे। 1 घंटे बाद तुम च्वांगशी एंटरटेनमेंट पहुंचे। चेनरू तुम्हें सीधे अपने पिता चेनवू से मिलाने ले गई और सबका परिचय कराया। चेनवू ने सीधे मुद्दे की बात की। वक्त कम है और काम बहुत जरूरी। उन्होंने दराज से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले। हुआ गु गुई बाओ और शाओ नियन हुआ गु चियांग, ये 2 बड़े प्रोग्राम्स हैं। एक हमारी संस्कृति ट्रेडिशनल पोएट्री को बढ़ावा देने के लिए है और दूसरा युवाओं को प्रेरित करने वाला रियलिटी शो है। चेनरू तुम्हें घबराहट में देख रही थी क्योंकि कंपनी के कई बड़े कंपोजर्स के गाने रिजेक्ट हो चुके थे। तुमने डॉक्यूमेंट्स देखे और पूछा, कागज और कलम मिलेगी? ये सुनते ही वहां मौजूद लोग चौंक गए। क्या अभी लिखोगे? तुमने कलम पकड़ी और लिखना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद तुमने वो कागज चेनरू को थमा दिया। ये लो, सिन्हुआ सी न्यू फ्लावर लिरिक्स और शाओ नियन हुआ ग्यू शो यूथ चाइना टॉक। चैन रू ने जैसे ही शब्द पढ़े वो फिर से सन्न रह गई। क्या ये तुमने अभी इसी वक्त लिखा है? तुम वाकई कोई अजूबा हो। शे फोंगटिंग, हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम बहुत जल्द हेवनली किंग बन जाओगे। सबसे ज्यादा हैरान लिन चिंगयान थी। उसने तुम्हें कभी इतने जुनून में गाना लिखते नहीं देखा था। चैन वू की आंखों में भी चमक आ गई थी। ये गाने बेहतरीन हैं। हुआयांग इन्हें पक्का पसंद करेगा। बॉस शे, आप खाना बनाने के उस्ताद हैं, कविताएं आपकी जुबान पर हैं और गाने तो आप चुटकियों में लिख देते हैं। ऐसी क्या चीज है जो आपको नहीं आती?
मुझे मुझे बच्चे पैदा करने नहीं। ये सुनते ही चेन रू और लिन चिंगयान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मिस्टर शे, मजाक छोड़िए। क्या आप वाकई डेब्यूट के बारे में नहीं सोचेंगे? आपका गला और आपका टैलेंट, अगर आप डेब्यूट नहीं करते तो ये बर्बादी होगी। हाँ बॉस, आपका डेब्यूट न करना वाकई अफसोस की बात होगी। लिन चिंगयान खामोश थी। वो तुम्हारे फैसले का सम्मान करती थी। मिस्टर चैन, क्वीन चैन, मैं वाकई डेब्यूट नहीं करना चाहता। इस इंडस्ट्री में कोई आज़ादी नहीं है। मैं सीधे एक डील का ऑफर देता हूँ। आपके सारे गानों के कॉपीराइट्स आपके पास रहेंगे। कंपनी आपको पूरी आज़ादी देगी। यहाँ तक कि मैं लिन चिंगयान का कॉन्ट्रैक्ट इशू भी सुलझा सकता हूँ। ये सुनकर तुम रुक गए। ये मौका ठुकराना मुश्किल था, खासकर तब जब ये लिन चिंगयान के काम आ सकता था। तुम्हें भले ये दुनिया पसंद ना हो, पर उसे गाना बहुत पसंद था। अपनी शर्तें बताइए मिस्टर चैन। मैं जानता हूं कि बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता। कंपनी लिन चिंगयान की 10 मिलियन की पेनाल्टी भरेगी और उसे 3 साल के लिए अपने साथ जोड़ेगी। बदले में आपको अपनी कलम से उसे क्वीन के मुकाम तक पहुंचाना होगा। साथ ही आपको हर साल हमारी कंपनी के बाकी आर्टिस्ट के लिए 15 गाने देने होंगे। और आखिरी शर्त, मैं चाहता हूं कि आप चौंगशी के चेहरे के तौर पर दुनिया के सामने आए। दुनिया के सामने अपनी यादों और काबिलियत से उसके लिए ढाल बनना। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम्हारी आंखों में चमक थी। अगर करना ही है तो सबसे बेहतर करेंगे। अब ये दुनिया एक अलग ही धमाके के लिए तैयार हो जाए। डील साइन करने के बाद तुम सीधे चुआंशी की लॉयर टीम लेकर बिनफेंग एंटरटेनमेंट पहुंचे। तुम बिना दरवाजा खटखटाए सीधे जनरल मैनेजर के ऑफिस में घुस गए। ये साफ तौर पर जंग का ऐलान था। अंदर काफी भीड़ थी, जिसमें लिन चिंगयान की मैनेजर यांग यू भी थी। तुम्हें देखते ही वो चिल्लाई, चिंगयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज ये लॉयर्स यहाँ चिंगयान के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हैं। तभी एक नखरीली आवाज आई, लॉयर टीम? जहां तक मुझे पता है तुम तो बस एक बावर्ची शेफ हो ना। भले ही दुकान चलाते हो, पर हो तो रसोइये ही। तुमने मुड़कर देखा, एक घमंडी सी दिखने वाली औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? तुमने सीधे सवाल किया। जैसे ही उसने मुंह खोलने की कोशिश की, चैन रू की आवाज गूंजी, ये जियांग वान है, चिंगयान के साथ की सिंगर। बस बेकार से कचरा गाने गाती है। चैन रू के लिए जियांग वान की हैसियत एक चींटी जैसी थी। जियांग वान और यांग यो कुछ बोलने ही वाली थीं कि जैसे ही उनकी नजर चैन रू पर पड़ी, उनके शब्द गले में ही अटक गए। चैन रू ने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे मैनेजर लियांग चाओ की तरफ बढ़ी। आप ही यहाँ के जीएम है ना? ये हमारी चोंगशी एंटरटेनमेंट की लॉयर टीम है। चलिए लिन चिंगयान के इस्तीफे रेजिग्नेशन पर बात करते हैं। लियांग चाओ दंग था। अभी 2 दिन पहले ही उसे बैन किया गया था और आज वो सीधे नेशनल क्वीन के साथ खड़ी थी। चिंगयान, क्या तुम वाकई छोड़ना चाहती हो? तुम्हारी पेनाल्टी 10 मिलियन है। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, च्वांगशी इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। लियांग चाओ के होश उड़ गए। च्वांगशी इतनी बड़ी रकम क्यों भरेगी? जियांग वान तो जैसे सन्न रह गई थी। वो खुद को नेशनल गॉडेस समझती थी, पर अगर लिन चिंगयान को च्वांगशी का साथ मिल गया तो वो बहुत जल्द क्वीन बन जाएगी। जियांग वान के मन में जलन भर गई। लिन चिंगयान, आखिर तुझमें ऐसा क्या है जो च्वांगशी तेरे लिए 10 मिलियन लुटा रही है? कहीं तूने कोई गंदा खेल तो नहीं खेला? जियांग वान, अपनी जुबान को लगाम दो। अगर हिम्मत है तो हिम्मत की बात है। तो चलो म्यूजिक चार्ट्स पर देख लेते हैं कि कौन कितने पानी में है। जियांग वान, यही नाम है ना तुम्हारा? तुमने ओछी चाले चलकर चिंगयान के गाने छीने और उसके सारे रिसोर्सेज रुकवा दिए। अब याद रखना, आज के बाद म्यूजिक चार्ट्स पर तुम कभी चिंगयान की बराबरी नहीं कर पाओगे। ये मेरा वादा है। ये सुनते ही ऑफिस में हर किसी का मुंह खुला रह गया। भाई इतना घमंड! अपनी जुबान संभालो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। यांग यू ने तुम्हें हिकारत से देखा। उसे लगा कि नेटीज पर तुम्हारे कुछ गाने वायरल क्या हो गए, तुम खुद को खुदा समझने लगे हो। तुमने यांग यू की तरफ एक नजर डाली, पर उसे जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम सीधे लिन चिंगयान के पास गए, उसका हाथ थामा और उसे लेकर बाहर निकलने लगे। मिस्टर लियांग, चिंगयान के रेजिग्नेशन का मामला अब हमारे लॉयर्स संभालेंगे। इतना कहकर तुम ऑफिस से बाहर निकल आए। अगले दिन तुम लिन चिंगयान को लेकर सुबह सुबह ही चुआंगशी एंटरटेनमेंट पहुंच गए। अप्रैल के महीने में चिंगयान का कोई नया गाना नहीं आने वाला था, पर अब उसे रिलीज करना था। आखिर बिनफेंग एंटरटेनमेंट में तुमने जो बड़ी बड़ी बातें की थीं, उन्हें सच भी तो करना था, ताकि जियांग वान तुम्हारा मजाक न उड़ा सके। ऑफिस में बैठते ही तुमने लिन चिंगयान के लिए गाना लिखा, शाओ शाओ, जिसे पिछले जन्म में फॉर्म वेंशन ने लिखा और जय चाओ ने कंपोज किया था। धुन देखते ही लिन चिंगयान उसे गुनगुनाने लगी। 2 मिनट बाद वो हैरानी से तुम्हारी तरफ देखने लगी। ये तो बचपन के दो दोस्तों की कहानी है ना? शाओ शाओ और यूए डिंग जैसे गानों के दम पर वो अप्रैल के चार्ट्स पर जियांग वैन को आसानी से धूल चढ़ा सकती थी। तभी चैन रू दरवाजा खटखटाकर अंदर आई। बॉस अच्छे, कल हमारी कंपनी को ओरिजिनल म्यूजिशियन प्रोग्राम का एक इनविटेशन मिला है। क्या आप इसमें हाथ आजमाना चाहेंगे? ओरिजिनल म्यूजिशियन? क्या ये कोई म्यूजिक रियलिटी शो है? हाँ, पर यह शो काफी अलग है। इसमें हर राउंड में आपको एक नया ओरिजिनल गाना पेश करना होगा।
कंपनी में और भी तो कंपोजर्स होंगे, ये मौका किसी और को क्यों नहीं देते? सच तो यह है कि अभी पूरी कंपनी में आपसे बेहतर कोई ओरिजिनल राइटर नहीं है। तुम्हारी हिचकिचाहट देखकर चेन रू ने पास खड़ी लिन चिंगयान की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वो तुम्हें मना लेगी। लिन चिंगयान ने चेन रू का इशारा समझ लिया और पूछा, इस शो के विनर को कोई प्राइज मनी मिलेगी क्या? चेन रू ये सवाल सुनकर थोड़ी चकरा गई। भला ऐसे शोज में कौन पैसों के लिए जाता है? पर फिर भी उसने जवाब दिया, शायद 1 मिलियन 10 लाख का इनाम है। 1 मिलियन? 1 मिलियन? तुमने मेज पे रखे डॉक्यूमेंट्स झपट्टे में उठा लिए। जरूर जाऊंगा, मुझे हर हाल में जीतना है। 1 मिलियन? इस रकम से मेरी शादी का बजट, आलमंड फंड और तगड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ। तुम्हारी बात सुनकर लिन चिंगयान का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने तुम्हें मजाक में झिड़क दिया। चैन रू तो जैसे सन्नी ही रह गई। ठीक है, ये शो मुझे मंजूर है, पर शूटिंग से पहले मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाना होगा। इसके बाद तुम लिन चिंगयान को लेकर स्टूडियो पहुंचे और डाओ लैंग का लिखा गाना पाए जे यांग पाए डे लैंग भेड़ की खाल में भेड़िया रिकॉर्ड किया। उधर चिंगयान ने भी शाओ शाओ रिकॉर्ड कर लिया। देखते ही देखते ओरिजिनल म्यूजिशियन की रिकॉर्डिंग का दिन आ गया। होस्ट ने जजों का परिचय कराया और फिर बारी आई पर्चियां निकालने ड्रॉ की। जो टोंगे ने पहली पर्ची निकाली। तुम उसे जानते थे, उसे कंपोजिंग क्वीन कहा जाता था और तुम उससे जी चांगरोंग की पार्टी में मिल चुके थे। वो चैन रू की कजन सिस्टर थी। तुम्हारी पर्ची 8 नंबर की निकली, यानी तुम्हें सबसे आखिर में परफॉर्म करना था। स्टेज अब जो टोंग्यो के हवाले था। मानना पड़ेगा कि वो वाकई एक क्वीन है। उसके ओरिजिनल लव सॉन्ग और बेहतरीन स्टेज प्रेजेंस ने सबका दिल जीत लिया। उसे 5 जजों से बहुत शानदार रेटिंग्स मिली। जाहिर है हमारी जाओ क्वीन ही विनर हुई। पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके जैसा फिगर किसी का नहीं है। लेकिन क्वीन के मुकाबले मुझे उस शेफ की परफॉर्मेंस का ज्यादा इंतजार है। जब तुम इंतजार करते करते लगभग सो चुके थे, तब होस्ट ने तुम्हारे गाने यूए ग्वांग चांदनी का नाम करा। तुम माइक लेकर स्टेज पर आए। जजों और ऑडियंस को देखकर तुम्हारे मन में अजीब सी हलचल हुई। पिछले जन्म से इस जन्म तक आखिरकार तुम फिर से स्टेज पर आ ही गए। उधर टैबलेट पर लाइव स्ट्रीम देख रही लिन चिंगयान भी एकदम सीधी होकर बैठ गई। वो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए बेताब थी। स्टेज पर जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, तुम धीरे धीरे सुरों में खो गए। औरतों की खुशबू, टूटी तलवार के आंसू, कितना गहरा प्यार, कितना गहरा दर्द, बिना शब्दों के तुम्हें भूल जाना, ये नेशनल स्टाइल का कानों को बहुत सुकून दे रहा था। इसके सादे शब्द और रूहानी धुन ने जादू कर दिया था। जैसे ही कोरस शुरू हुआ, पूरा स्टेडियम जोश से भर उठा। यहां तक कि जजों की कुर्सी पर बैठी एक महिला जज तो हैरानी में अपनी जगह से खड़ी हो गई। ग्रीन रूम में बैठी जाओ तोंग्यो भी बड़ी स्क्रीन पर तुम्हें देखकर दंग थी। ये बंदा गाना इस अंदाज में भी गाया जा सकता है? उधर लिन चिंगयान ने भी हैरानी में अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स का बाजार भी गर्म हो गया। ओ भाई साहब, महज चंद शब्दों को इसने कितनी खूबसूरती से पिरोया है। ये सिंगिंग स्किल तो 666 लेवल की है। लानत है, मैं अभी इसे गुनगुनाने की कोशिश कर रहा था और मेरे सुर ही अटक गए। गाना खत्म होते ही तुमने झुककर सबका शुक्रिया अदा किया। इससे पहले कि होस्ट कुछ बोलता, वो महिला जज बोल पड़ी, मिस्टर शे फोंगटिंग, आप अभी अभी च्वांगशी एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं ना? तो आप एक तरह से न्यूबी हुए। तुमने उनके सामने लगी नेम प्लेट पढ़ी, हैन यू। जी हाँ, इस गाने की धुन ने तो मेरा मन मोह लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जाओ तोंगिया को इतनी टक्कर दोगे। बहुत अच्छे, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। शुक्रिया क्वीन हान। तुमने झुककर उनका अभिवादन किया। तभी होस्ट शाओबो स्टेज पर आए। लगता है क्वीन हान हमारे कॉन्टेस्टेंट शी फोंगटिन को काफी पसंद कर रही हैं। मेरे स्टेज पर आने से पहले ही आपने अपनी रेटिंग दे दी, तो बाकी जज साहिबान मिस्टर शी के इस गाने यूए ग्वांग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धुन और सिंगिंग स्किल का बेजोड़ संगम, ये गाना एक बड़ी कामयाबी है। बोलने वाले जज थे सुपरस्टार लिू जिंगचिंग। शुक्रिया मिस्टर लिू। तुम्हें नेम प्लेट पढ़कर ही जजों को पहचानना पड़ रहा था, क्योंकि तुम्हें इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं था। इसके बाद बाकी 3 जजों ने भी यूए ग्वांग की जमकर तारीफ की। इसके बाद बारी आई अगले राउंड की थीम चुनने की। 5 जजों ने एक एक कार्ड निकाला और स्क्रीन पर कीवर्ड सामने आए। अकेलापन और उलझन, सपनों का पीछा करना, संघर्ष, बड़ा होना और घर की याद। इतने सारे कीवर्ड्स देखकर तुम चकरा गए। ये कैसा मजाक है? बोला था सिंपल थीम होगी और यहाँ तो पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। जाओ तोंग्यू भी ये थीम देखकर सन्न रह गई। बाकी कॉन्टेस्टेंट्स तो आसमान की तरफ देखकर रोने ही वाले थे। होस्ट ने जजों से पूछा, क्या ये थीम बहुत मुश्किल है? हानियो ने फिर से सबसे पहले शुरुआत की। अगर इस थीम पर गाना लिखना हो तो इतने कम वक्त में शायद मैं भी ना लिख पाऊं। बाकी चारों जजों ने भी हामी भरी कि ये बहुत कठिन है। इंटरनेट पर भी लोगों ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी। भाई, दूसरों की थीम एक शब्द की होती है और यहाँ 5-5 चिपका दी। क्या इसे उड़ाना चाहते हो?
जाओ क्वीन, तुम छोड़ दो ये शो, वापस आ जाओ। ऊपर वाले भाई, क्वीन को इतना हल्का मत समझो, वो कर दिखाएगी। क्वीन का तो पता नहीं, पर उस शेफ की नैया तो डूबती दिख रही है। बॉस, ये सब छोड़ो और वापस जुई शियान लू जाकर दुकान संभालो। शो खत्म होने के बाद तुम सीधे होटल पहुंचे और बिस्तर पर लेट कर सोचने लगे कि कौन सा गाना चोरी कॉपी किया जाए। काफी देर सोचने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक नाम कौंधा। तुम उछलकर बिस्तर से उठे और कागज कलम लेकर लिखने लगे। कुछ ही देर में एक शानदार गाना कागज पर उतर आया। तभी तुम्हारे फोन की घंटी बजी। लिन चिंगयान का मैसेज था। आ फेम, तुमने यूए ग्वांग बहुत कमाल का गाया, पर अगली थीम बहुत मुश्किल है। क्या तुम लिख पाओगे? फिक्र मत करो, मेरे दिमाग में धुन तैयार है, सब ठीक होगा। हो ठीक है, तुम भी थक गए होगे, सो जाओ। फोन रखकर तुम हाथ मुंह धोकर सो गए। नींद में तुमने देखा कि तुम और लिन चिंगयान एक बहुत ही खूबसूरत शादी के बंधन में बंध रहे हो। अगले कुछ दिन तुमने शहर घूमने में बिताए। देखते ही देखते ओरिजिनल म्यूजिशियन के दूसरे राउंड का दिन आ गया। इस बार भी जाओ तोंगवे की किस्मत ने साथ दिया और उसे फिर से 1 नंबर मिला। तुम्हारी पर्ची 5 नंबर की थी। तुम्हें खुशी हुई कि चलो, कम से कम इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। जो तोंगे ने साबित कर दिया कि वो क्वीन क्यों है। उसका गाना थीम पर एकदम सटीक था और उसे जजों से 46 का हाई स्कोर मिला। उसके बाद बाकी कंटेस्टेंट्स आए, पर उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। एक को तो सिर्फ 30 नंबर ही मिले। फिर तुम्हारी बारी आई और तुम स्टेज पर पहुंचे। नमस्ते सबको, आज मैं अपना ओरिजिनल गाना पेश कर रहा हूँ, मो मा चेंग शी वुडन हॉर्स सिटी। सुरीले संगीत के साथ तुमने गाना शुरू किया। मेरी मोहब्बत, मेरी यादें, सब मेरे दिल में दफन है। मेरी मंजिल का पता मेरी रूह से पूछो। यहाँ से वहां तक बस यादों का कारवां है, वो रोशनी जो अब भी कहीं बाकी है। जजों की कुर्सी पर बैठी हान यू की आंखों में आंसू छलकाए थे। मुझे अली ने भी चुपके से अपनी आंखें पोंछी। ग्रीन रूम में जाओ तोंगिया भी स्क्रीन पर तुम्हें देख रही थी। उसकी नजरों में अब तुम्हारे लिए एक सम्मान था। ये बंदा वाकई कोई मामूली चीज नहीं है। गाना खत्म होने के बाद तारीफों का सिलसिला शुरू हुआ। हान यू फिर से पहले बोली, मानना पड़ेगा, ये गाना सीधा दिल पर चोट करता है। इसमें अकेलापन भी है और सपनों को लेकर वो उलझन भी। शहर में रहने वाले युवाओं का संघर्ष इसमें साफ झलकता है। इस गाने ने थीम के साथ पूरा न्याय किया है, इसलिए मेरी तरफ से 10 नंबर। क्वीन हान ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। तो मिस्टर लिू, आप इस गाने को कितने नंबर देंगे? सच कहूं तो पिछली बार जब थीम तय हुई थी तो मैंने भी कोशिश की थी इस पर कुछ लिखने की, पर मेरा लिखा हुआ इस मुमा चेंगशी के आगे कहीं नहीं ठहरता। मेरी तरफ से भी 10 नंबर। मुझे तुम्हारे अगले गानों का इंतजार रहेगा। बाकी जजों के स्कोर मिलाकर तुम्हें 48 नंबर मिले, जिससे तुम जाओ तोंगे को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गए। इंटरनेट पर भी धूम मच गई। भाई, इस गाने ने तो रुला ही दिया। बड़े शहर में संघर्ष करने वालों का दर्द इसमें बखूबी दिखाया गया है। मुझे लगा था जॉ क्वीन ही जीतेगी, पर यह शेफ तो छुपा रुस्तम निकला। अपार्टमेंट में बैठी लिन चिंगयान तुम्हारा हाई स्कोर देखकर खुशी से उछल पड़ी। उधर डायरेक्टर रूम में टाइमिंग बढ़ती हुई टीआरपी देखकर मुस्कुरा रहा था। ये शेफ एंकिंग तो वाकई हीरा है। परफॉर्मेंस के बाद तुम वापस ग्रीन रूम में पहुंचे। जाओ तोंगिया तुम्हें एक अलग ही नजरिया से देख रही थी। मुझे लगा था ये शो जीतना मेरे लिए आसान होगा, पर अब मुझे वाकई मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर तुम थोड़े झेप गए। क्वीन जाओ, ये आप क्या कह रही हैं? थोड़ा रहम कीजिए, मुझे वो 1 मिलियन जीतने दीजिए। जाओ तोंगिया ने तुम्हें प्यार से डांटा। तुम तो पक्के लालची हो। यहाँ लोग नाम कमाने और खुद को साबित करने आते हैं और तुम्हें बस उन पैसों की पड़ी है। आखिरी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस के बाद स्क्रीन पर फाइनल स्कोर्स आए। रैंकिंग में सबसे नीचे वाले 2 लोग बाहर हो गए। फिर अगले राउंड की थीम सामने आई। पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन, जिद, वादा, उलझन और वक्त के पार जाना। इन कीवर्ड्स पर चर्चा के दौरान जाओ टोंगिया ने तुम्हें बॉस एक्सीए कहकर पुकारा, जिससे हान यू की जिज्ञासा जाग उठी। टोंगिया, तुम इसे बॉस क्यों बुला रही हो? क्या ये कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं है? इसके दोनों गाने इतने कमाल के थे और तुम कह रहे हो कि ये प्रोफेशनल नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? यहाँ तक कि मूस जाली ने भी दिलचस्पी दिखाई। सच तो यह है कि मैं एक शेफ हूँ और अपना एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ। क्वीन जाओ से मेरी मुलाकात क्योटो के पोएट्री एसोसिएशन के अवार्ड फंक्शन में हुई थी। एक शेफ जो रेस्टोरेंट चलाता है और फिर पोएट्री एसोसिएशन का फंक्शन, ये सब क्या खिचड़ी है? हान यू तो जैसे चकरा ही गई। चलिए मैं बताती हूँ। जाओ टोंगवे ने बात संभाली। बॉस, ये मूल रूप से एक शेफ है, पर उन्होंने पोएट्री एसोसिएशन के एक ऑनलाइन कंपटीशन में अपनी कविता योंग यू भेजी थी और वो विनर रहे। वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। उस वक्त चेनरू भी वहां मौजूद थी। चेनरू? ओ हाँ, वो तो मेरी कजिन है। वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। हन्यू ने हैरानी से तुम्हारी तरफ देखा। तो तुम एक बावर्ची हो, एक रेस्टोरेंट के मालिक हो और साथ में एक कवि भी। एक रेस्टोरेंट का मालिक, एक कवि और साथ ही एक ओरिजिनल सिंगर। ये पहचान तो तुम्हारे गाय यूए ग्वांग की तरह ही ट्विस्ट से भरी है।
तो साबित हो गया कि जो बावर्ची कविता नहीं लिख सकता वो एक अच्छा ओरिजिनल सिंगर नहीं हो सकता। होस्ट शाओबो ने जैसे एक लेजेंडरी कंक्लूजन दे दिया। हाँ हाँ हाँ, शेफ की असलियत सामने आ गई। भाई ये रेस्टोरेंट कहाँ है? मुझे वहाँ खाना खाने जाना है। मुझे शेफ का स्पेशल स्लॉट बुक करना है। इस तरह तुम्हारी पहचान उजागर होने के साथ ही एपिसोड खत्म हुआ। अगले दिन तुमने देखा कि तुम्हारे डोइन फॉलोअर्स 10 लाख पार कर चुके हैं। इंटरनेट पर तुम्हारे ही हॉट सर्चेस भरे पड़े थे। क्योटो सम्मेलन में पो जेनजी सुनाते हुए, चेन रू के कॉन्सर्ट में गाते हुए और जुशियन लू में हुआंग फे के लाइव स्ट्रीम वाला वीडियो। बाकी भी तो शेफ हैं, पर तुम इतने बेहतरीन क्यों हो? जो शेफ गाना नहीं लिख सकता वो अच्छा कवि नहीं हो सकता। शेफ बहुत प्रतिभाशाली है। लगता है इस बार जाओ टॉमियर का जीतना मुश्किल है। तुमने ये कमेंट्स पढ़ते हुए खुद से कहा, स्टार बनना भी एक मुसीबत है। तुमने स्क्रीन बंद की और अगले राउंड के गाने के बारे में सोचने लगे। कौन सा गाना सही रहेगा? काफी देर सोचने के बाद तुम बिस्तर से उठे और लिखना शुरू किया। अभी तुम्हारे दिमाग में बस यही गाना था जो वक्त के पार जाने क्रॉसिंग टाइम की थीम को बखूबी बयां कर सके। जैसे ही तुमने लिखना खत्म किया, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही एक खूबसूरत सा साया सीधा तुम्हारी बाहों में गिरा। तुम थोड़े हैरान हुए। अपनी बाहों में लिपटी लिन चिंगयान को दुलारते हुए तुमने दरवाजे पर खड़ी चेन रू की तरफ देखा। तुम दोनों यहाँ कैसे? हम क्यों नहीं आ सकते? बॉस, ये सरप्राइज मिला या सदमा लगा? सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज। तुमने लिन चिंगयान को बाहों से अलग किया और चेन रू को अंदर बुलाया। कमरे में आते ही चेन रू ने अपनी हाई हील्स उतारी और बिना किसी नखरे के सोफे पर पसर गई। क्यों बॉस है? इस बार की थीम के लिए कोई धुन तैयार हुई? तुमने जवाब देने के बजाय उसे हैरानी से घूरना शुरू किया। क्वीन चेन, आप और ये अवतार? मेरे इस अवतार को क्या हुआ? जो पूछा उसका जवाब दो। अगली थीम के लिए गाना तैयार है क्या? तुमने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा दी। चंद्रू ने उसे पढ़ा और सन्न रह गई। वो अब तक फिक्र कर रही थी कि शायद तुम्हारे पास कोई आइडिया ना हो, पर यहां तो कल थीम मिली और आज गाना तैयार। वाकई इंसान की तुलना की जाए तो जलन होना लाजमी है। नोटबुक पढ़कर लिन चीनियान भी दंग रह गई। उसकी नजरों में अजीब से जज्बात थे। जब से तुमने चेन रू के कॉन्सर्ट में वो ओरिजिनल गाना गाया था, उसे लगने लगा था कि वो तुम्हें पूरी तरह नहीं जानती। वैसे तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे आ गई? शेफ साहब, आज 28 तारीख है। महीना खत्म होने वाला है। मई के महीने के नए गानों के लिए मेरे और चिंगन के पास अभी तक कोई स्टॉक नहीं है। क्यों बॉस, ये कोई माल सॉन्ग्स बचा है क्या? जल्दी से हम दोनों को एक एक गाना दे दो। उसकी नशीली आंखें और अंदाज ऐसा था कि किसी की भी जान ले ले। अगर यहाँ लिंचिंग यान न होती तो शायद ये क्वीन अपनी हुस्न ई चाल हनी ट्रैप चल देती। तुम चैन रू की बातों पर निशब्द हो गए। आपने इसे क्या बाजार की सब्जी समझा है कि जब चाहे एक एक उठा लिया? तुम सीधे आसमान पर ही क्यों नहीं उड़ जाते? ठीक है, पहले हमें एक एक गाना तो दे दो। इस बार तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। मैंने सुना है कि बिनफिंग एंटरटेनमेंट ने जियांग वान के लिए एक स्पेशल गाना तैयार करवाया है। ऐसी बात है? तुमने पहले ही जियांग वान को खुली चुनौती दी थी कि लिन चिंगयान उसे धूल चटा देगी। अगर ऐसा है तो चलिए मई के न्यू सॉन्ग चार्ट से ही इसकी शुरुआत करते हैं। तुमने कुछ पल सोचा, सोफे से नोटबुक उठाई और सीधे लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में तुमने लिखा हुआ कागज लिन चिंगयान की तरफ बढ़ाया। इतनी जल्दी सोच लिया? उसने उलझन में नोटबुक ली। ओह, उसे पढ़ते ही लिन चिंगयान झूम उठी। ये गाना बहुत प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल है। मुझे बहुत पसंद आया। शुक्रिया आफंग। मुझसे शुक्रिया क्यों कह रही हो? जब मैं ही तुम्हारा हूं तो एक गाने की क्या बिसात। इतना कहकर तुमने उसके गाल पर एक प्यार भरा किस किया। लिन चिंगयान का चेहरा गर्दन तक लाल हो गया और उसने तुम्हें कसकर चुटकी काटी, जिससे तुम दर्द से करा उठे। जाओ जाओ, यहाँ प्यार मोहब्बत का तमाशा मत करो। अचानक इस डॉग फूड दूसरों का रोमांस को देखकर चेन रू ने अपनी आंखें घुमा ली। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरा गाना सिर्फ अपनी मंगेतर के लिए ही लिखोगे क्या? मजबूर होकर तुमने नोटबुक वापस ली और फिर से लिखना शुरू किया। लिखना तो पड़ेगा ही, आखिर आगे चलकर वही तो लिन चिंगयन का ख्याल रखने वाली थी। कुछ ही मिनटों में तुमने नोटबुक चेन रू को थमा दी। उसने खुशी खुशी उसे पकड़ा और लिन चिंगयन के साथ पढ़ने लगी। कुशिन। कुछ पलों बाद उन दोनों के चेहरे पर फिर से वही हैरानी थी। मुझे लगा था तुम्हारे टैलेंट की कोई सीमा होगी, पर मैं गलत थी। तुम्हारी काबिलियत का कोई अंत ही नहीं है। ये आज का तीसरा गाना है ना? शायद बाकी चीजों में मैं इतना माहिर ना हूं, पर जहां तक गाना लिखने की बात है, आज की इंडस्ट्री में शायद ही कोई मेरा मुकाबला कर सके। लिन चिंगयान और चेनरू ने एक साथ तुम्हें एक प्यारी डांट वाली नजर दी। वक्त गुजरता गया और ओरिजिनल म्यूजिशियन का तीसरा एपिसोड आ गया। इस बार चेनरू और लिन चिंगयान भी ऑडियंस में मौजूद थी। होस्ट ने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया और फिर जा तोनिया स्टेज पर आए।
उसने जो गाना गाया उसका नाम था कुआ यूए शी कॉन्ग डे आई टाइम क्रॉसिंग लव। थीम के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट था और उसे 47 का शानदार स्कोर मिला। तुम्हें मानना पड़ा कि अगर तुम्हारे पास रीइंकार्नेशन और पिछले जन्म की यादों का बग एडवांटेज ना होता तो तुम वाकई उसके सामने नहीं टिक पाते। दूसरे नंबर पर शुरू आया, जिसे 43 नंबर मिले। पिछली बार के मुकाबले उसमें काफी सुधार था। इस बार तुम सो नहीं रहे थे, बल्कि हर कॉन्टेस्टेंट की परफॉर्मेंस ध्यान से देख रहे थे। सब बहुत काबिल थे और पिछली बार के मुकाबले सबने अपना लेवल बढ़ा लिया था। अब सब अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। जल्द ही तुम्हारी बारी आई और तुम स्टेज पर पहुंचे। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 2 एपिसोड्स के बाद तुम्हारी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई थी। स्टेज के बीचों बीच होस्ट शाओबो ने तुम्हें उसी नाम से पुकारा जो जाओ टोमियो इस्तेमाल करती थी। बॉसिए, इस बार आप कौन सा ओरिजिनल गाना लेकर आए हैं? जजों की भी उत्सुकता बढ़ गई थी। सान शेंग सैन शी 3 लाइव्स 3 वर्ल्ड्स, तुमने सादगी से जवाब दिया। पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि जाओ तोंगे आपकी बराबरी नहीं कर सकती। इस बार उन्होंने 47 नंबर का हाई स्कोर बनाया है। क्या आपको यकीन है कि आप उन्हें हरा पाएंगे? बोलने वाली जज हानियू थी, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए काफी उम्मीदें थीं। तुमने सिर हिलाया। अभी ग्रीन रूम में मैंने टोंगवे का गाना सुना, वाकई बहुत सुरीला था। पर मेरा ये ओरिजिनल गाना भी उससे कम नहीं है। इतना आत्मविश्वास। ठीक है, गाकर सुनाओ, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। संगीत शुरू हुआ और तुमने माइक थामकर पूरी शिद्दत से गाना शुरू किया। वो जुदाई का एक आंसू मेरे सीने में आग लगा रहा है, जमीन और आसमान के बीच ये प्यार, ये दिल किसके लिए धड़क रहा है, हर दिशा में, हर जगह तुम कहाँ हो? वक्त को कैसे थाम कर रखें? जजों के चेहरे पर हैरानी साफ थी। 3 जन्मों की वो तपस्या और खामोशी, वक्त के पार जाने वाला वो प्यार, तुमने उसे अपनी आवाज से जिंदा कर दिया था। लिन चिंगेन की आंखें तुम्हें देखकर भर आईं। इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, भला मैं ये सुनकर रो क्यों रहा हूं? 3 जन्मों का चक्र, प्यार के लिए वो जिद और वादा, दिल जीत लिया। ओ, शेफ बहुत तगड़ा निकला। जाओ तोंगे की कुर्सी अब खतरे में है। अगर प्यार ही रोशनी है तो मैं तुम्हारे साथ हर ख्वाब देखूंगा, तुम्हारे हर आंसू पोंछ दूंगा। ये रास्ता कितना लंबा है, ये जिंदगी कितनी बड़ी है। हवाओं के बीच बर्फ की चादर में तुम अकेली नहीं हो। मेरा दिल तुम्हारे पास है। कल क्या होगा इसकी फिक्र नहीं, चाहे दर दर की ठोकरें ही क्यों ना खानी पड़े, चाहे समंदर की लहरों से लड़ना पड़े। नीचे तालियों का शोर मच गया। ऑडियंस पागल होकर चिल्ला रही थी। फीडबैक राउंड शुरू हुआ और हानियो फिर से पहले बोली, 3 जन्मों के चक्र वाला ये प्यार, हर लाइन प्यार की जिद बयां कर रही है। सुरीली धुन और ये आवाज थीम के साथ पूरा इंसाफ किया है। बॉस एक्स जिस गाने का मैं हफ्ते भर से इंतजार कर रही थी उसने निराश नहीं किया। मेरी तरफ से 10 नंबर। इसके बाद बाकी 4 कंटेस्टेंट्स के साथ अगले राउंड की थीम चुनने की बारी आई। स्क्रीन पर फिर से शब्दों का जाल घूमने लगा और आखिर में रुका, मोहब्बत, मजबूरी, नाकामी, दर्द और कीमत। इस बार की थीम पिछले मुकाबले आसान लग रही थी। कुल मिलाकर ये सैड सॉन्ग वाली थीम थी। अगले दिन सुबह तुम और लिन चिंगयान अभी सोकर उठे ही थे कि चेन रू पहुंच गई। वो सीधे चिंगयान के पास गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने चोरी छिपे तुम्हारी तरफ देखा। ये दोनों क्या गुपचुप बातें कर रही हैं? कहीं किसी शर्मनाक शायर टॉपिक पर तो चर्चा नहीं हो रही? बॉस शे, चिंगयन की एल्बम का मेन सॉन्ग टाइटल ट्रैक अब जल्द से जल्द रिलीज करना होगा। कंपनी जून में उसके एल्बम लॉन्च करने का प्लान बना रही है। तुमने बेबसी में चेन रू को थम्स अप दिखाया। इतनी बड़ी बात अभी बता रही हो? तुमने तो मुझे भगवान ही समझ लिया है। पर क्या उसके एल्बम में सिर्फ एक मेन सॉन्ग की कमी है? जितने ज्यादा गाने होंगे उतना अच्छा होगा। अभी कंपनी ने जो गाने दिए हैं उनसे हमें तसल्ली नहीं हो रही। तो पहले क्यों नहीं बताया? अब वक्त इतना कम है। तुम चिढ़कर उसे घूरने लगे, पर उसने बस एक ठंडी सी नजर तुम पर डाली। ठीक है, अब उसे डांटो मत। दरअसल ये एल्बम का फैसला अचानक लिया गया है। कल क्वीन चेन को खबर मिली कि जंग वन भी जून की शुरुआत में अपनी नई एल्बम ला रही है। कल तुम्हारा शो था, इसलिए उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा। अच्छा, तो ये बात है। खैर, कुछ गानों की ही तो बात है, मेरे पास ढेरों हैं। तुम सीधे मेज के पास गए और कागज कलम उठाकर लिखने लगे। जैसे ही तुमने 10 पन्ने पूरे किए, तुमने कलम रखी और एक लंबी सांस ली। तुम इतनी आसानी से गाने लिख सकते थे, ये देखकर वो दोनों अब हैरान नहीं होती थीं, पर तुम्हारी रफ्तार देखकर वो सन्न जरूर थीं। काम खत्म होने के बाद चेन रू ने तुम्हें और परेशान नहीं किया। उसके जाने के बाद लिन चिंगयान ने तुम्हें बताया कि चेन रू अपने फेयरवेल कॉन्सर्ट आखिरी शो की तैयारी कर रही है। ये सुनकर तुम्हें धक्का लगा। वो तो अभी कामयाबी के शिखर पर है, फिर वो संन्यास क्यों ले रही है? उसकी सेहत की वजह से। मिस्टर चेन चाहते हैं कि वो म्यूजिक छोड़कर कंपनी का काम संभाले। तुम्हें ये सब कैसे पता?
खुद क्वीन चेन ने मुझे बताया। तुम थोड़े सोच में पड़ गए। चेन रू ने ये बातें लिन चिंगयान से क्यों कही? इसका क्या मतलब हो सकता है? तुम फिक्र के साथ उसे देखने लगे। चुआंगशी एंटरटेनमेंट जैसी विशाल कंपनी में जब गद्दी बदलती है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने ये बातें तुमसे शेयर की। मुझे डर है कि तुम इसमें कहीं घिसट न जाओ। मुझे पता है तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। जून में एल्बम आनी है तो मुझे आज दोपहर की फ्लाइट से वापस जाना होगा। ठीक है, मेरी मंगेतर सबसे समझदार है। इतना कहकर तुम भी उसकी पैकिंग में मदद करने लगे। उसके जाने के बाद तुम फिर से अकेले वक्त काटने लगे। बेचैनी भरे इंतजार के बाद आखिरकार ओरिजिनल म्यूजिशियन के चौथे एपिसोड का दिन आ गया। वही तरीका, वही माहौल, पर ये एपिसोड कॉन्टेस्टेंट्स के लिए सबसे अहम था, क्योंकि जो आज हारा वो फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा। इस बार भी तुम्हारी पर्ची आखिरी नंबर की निकली। स्टेज पर शूरवे ने अपनी परफॉर्मेंस खत्म की और उसे 43 नंबर मिले। लंबे इंतजार के बाद जाओ तोंगे 47 नंबर लेकर स्टेज से नीचे उतरी। ली लिंगलिंग ने तीसरे नंबर पर गाकर 45 का स्कोर बनाया। जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने प्रोग्राम टीम से एक गिटार मांगा। नमस्ते सबको, आज मैं आपके लिए एक गाना लेकर आया हूँ, AI दी दाई जिया मोहब्बत की कीमत। और तुम स्ट्रिंग्स बजाने लगे। चले जाओ, जिंदगी में दर्द और ठोकरें ही हमें बड़ा बनाती हैं। चले जाओ, अपने दिल के लिए घर तलाश करो। वो आंसू जो कभी गिरे थे, वो टूटा हुआ दिल, सब यादों में कहीं गहरे दफन है। गाना खत्म होते होते जज हानियू फूट फूट कर रोने लगी थी। मुंजाली के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ग्रीन रूम में जाओ टोंगियो भी बड़ी स्क्रीन को देखकर जैसे सुध बुद्ध खो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र में तुम ऐसे शब्द आखिर लिख कैसे लेते हो। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लिखने वाले ने दिमाग लगाया, गाने वाले ने दिल लगाया, सुनने वाले ने जज्बात लगाया, और जिसके पास कहानी थी उसकी आंख से आंसू निकल आए। शेफ, ये गाना सीधा कलेजे को चीर गया। मैं रो पड़ा। मेरी बीवी ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो मैंने उसे डांट दिया। कल ही तलाक हुआ है और मैं यहाँ अकेला पी रहा हूँ। मोहब्बत की कीमत वाकई बहुत बड़ी होती है। ऊपर वाले भाई, तुम्हारी बीवी खूबसूरत है क्या? मैं संभालने को तैयार हूँ। होस्ट शाओबो स्टेज पर आए। जज साहिबान, बॉस शे के इस गाने आए आए दे दाए जिया के बारे में आप क्या कहेंगे? सन्नाटा छा गया। हमेशा हन्यू सबसे पहले बोलती थी, पर इस बार वो और मुजाली दो गानों के उस जज्बात से बाहर नहीं निकल पाई थी। सच तो ये है कि मेरे पास इस गाने की तारीफ के लिए शब्द नहीं है। इतने सादे बोल, इतनी सादी धुन, पर इसने सुनने वालों की रूह को झकझोर दिया है। मेरी तरफ से 10 नंबर। जांग लिंजी ने सबसे पहले अपनी रेटिंग दी। ये ओरिजिनल म्यूजिशियन के शुरू होने के बाद से अब तक का पहला फुल स्कोर था। जज हु क्वान ने लाल आंखों से तुम्हारी तरफ देखकर कहा, इस गाने के लिए मैं 9 नंबर देता हूँ। और 9 इसलिए नहीं कि ये गाना 10 के लायक नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि ग्रैंड फिनाले में तुम्हारी रचना देखने के लिए मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। उम्मीद है फिनाले में तुम मुझसे फुल मार्क्स ले पाओगे। ज्यादा बातें ना करते हुए मेरी तरफ से 10 नंबर। इससे पहले कि होस्ट कुछ बोल पाता, ल्यू जिंगचन बीच में ही बोल पड़े, मैं भी 10 नंबर देता हूं। ऐसी गहराई वाले शब्द सिर्फ वही लिख सकता है जिसने दर्द देखा हो। सच कहूं तो फिलहाल मेरी लव लाइफ बहुत खुशहाल है। मैं जिसे चाहता हूं वो मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझसे बहुत प्यार करती है। ये गाना मैंने सिर्फ अपनी कल्पना, इमेजिनेशन से लिखा है। अपनी कल्पना से इतना गहरा और दिल छू लेने वाला गाना लिख देना, क्या यही जीनियस होना है? पर फैंस का ध्यान तो हमेशा गॉसिप पर ही रहता है। पकड़े गए। शेफ सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रहे थे, बल्कि उन्होंने बातों बातों में हम सबको डॉग फूड रोमांस खिला दिया है। अभी तो शेफ को पसंद करना शुरू किया था और उन्होंने ये बॉम्ब फोड़ दिया। मेरा दिल फिर से टूट गया 108वीं बार। ग्रीन रूम में तुम्हारी बात सुनकर जाओ तोमियो जैसे कहीं खो गई तो उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई जिसमें एक सुकून था। वहीं दूसरी तरफ चैन रू मायूसी से स्क्रीन को देख रही थी। न जाने उसके दिल में क्या चल रहा था। स्टेज पर मुंह जाली की खामोशी के बाद हन्यू ने अपने आंसू पोंछे। माफ कीजिएगा, जज्बात बेकाबू हो गए थे। आइदे दाई जिया ने वाकई मेरा दिल तोड़ दिया। आप सब जानते हैं कि मेरी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं रही, इसलिए बॉस शीए का ये गाना मेरे लिए 10 में से 10 के काबिल है। हन्यू की रेटिंग के साथ ही तुम्हें 49 का स्कोर मिला और तुमने एक बार फिर जाओ टोंगियो को पीछे छोड़ दिया। तुम ओरिजिनल म्यूजिशियन के चौथे एपिसोड के विनर बने। अब तुम और जाओ टोंगियो फिनाले 6th एपिसोड में आमने सामने होंगे, जबकि शू रुए और ली लिंगलिंग बाहर हो गए। वो दोनों अगले एपिसोड में तीसरे स्थान, 3rd प्लेस के लिए भिड़ेंगे। इस बार कोई कीवर्ड नहीं चुना गया। प्रोग्राम टीम के मुताबिक फिनाले में कॉन्टेस्टेंट्स को अपने सबसे मजबूत क्षेत्र स्ट्रेंथ में परफॉर्म करना चाहिए। शो खत्म होने के बाद तुम होटल जाकर सो गए। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। डायरेक्टर टैंग, जाली दीदी, आप लोग यहाँ कैसे? तुमने उन्हें अंदर बुलाया। आज मैं और जाली आपसे एक मदद मांगने आया है। अगला एपिसोड 3rd प्लेस के लिए है, जिसमें बॉस शे की जरूरत नहीं थी, पर प्रोग्राम टीम चाहती है कि आप उस एपिसोड में जियाली के साथ मिलकर एक गाना गाएं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं और जाली दीदी एक डुएट परफॉर्म करें? हाँ,
जहां तक गाने की बात है, आप खुद फैसला कर सकते हैं। बॉस है, क्यों ना अपन कुछ दिनों में एक नया गाना लिख दें और हम साथ गाएं। मुजाली की आंखों में उम्मीद साफ दिख रही थी। नया गाना, ठीक है। एक लेजेंडरी क्वीन के साथ काम करना अच्छा मौका है, पर विनर की प्राइज मनी बढ़कर 1.5 मिलियन 15 लाख होनी चाहिए। क्या कहते हैं? तुमने मजाक में अपने हाथ मले। डायरेक्टर टैंग दंग रह गए। क्या तुम यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आए हो? क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम फिनाले जीत जाओगे? खैर, मंजूर है, क्योंकि तुम चलते फिरते टीआरपी वॉकिंग ट्रैफिक हो। पर एक शर्त है, फिनाले में तुम्हें अपने साथ एक गेस्ट आर्टिस्ट को बुलाना होगा और उसके साथ अपना एक ओरिजिनल गाना गाना होगा। फिनाले में तुम्हें किसी को साथ लाना होगा। मुंह तुम्हें और डायरेक्टर को ऐसे मोल भाव करते देख हैरान थी। ठीक है, मुझे मंजूर है। 2 गानों की ही तो बात है, दिमाग में ढेरों भरे हैं। जहां तक गेस्ट की बात है, मैं लिन चिंगयान को बुला लूंगा। उन्हें विदा करने के बाद तुमने नेट ईज पर मुजाली के पुराने गाने सुने ताकि उनकी आवाज का अंदाजा हो सके। उनकी वॉइस सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया, वही गाना सही रहेगा। पिछले जन्म में उस आर्टिस्ट और उसके असिस्टेंट ने इस गाने को क्या खूब निभाया था। वो जाली दीदी की आवाज टेक्सचर पर एकदम सटीक बैठेगा। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आई थी। तुम्हारी नज़र लो शिवजुआन नाम की एक फैन के मैसेज पर पड़ी। उसने लिखा था कि उसका बिजनेस डूब चुका है और वो जिंदगी के सबसे बुरे दौर में है। घर वाले समझते नहीं, रिश्तेदार ताने मार रहे हैं। मन करता है सब खत्म कर दूं। काश आप मेरे लिए कोई ऐसा गाना लिख सकें जो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकलने की हिम्मत दे। ये पढ़कर तुम्हारा मन भारी हो गया। तुमने फोन बंद किया, कुछ देर सोचा और सीधे स्टूडियो की तरफ निकल गए। आधे दिन की मेहनत के बाद तुम होटल लौटे और फौरन एक वीबो पोस्ट डाला। जिंदगी में ठोकरें सबको लगती हैं, हकीकत हम सबसे सवाल पूछती है। क्या आपको याद है तब आपका जवाब क्या था? शायद वो जवाब निराशा से भरा हो, पर कोई बात नहीं। बस हिम्मत मत हारिए, हम अंधेरे को चीरकर रोशनी तक जरूर पहुंचेंगे। ये गाना नीडी दा एंड योर आंसर मेरी फैन मिस लियो के लिए और उन सब के लिए जो जिंदगी में भटक गए हैं। पोस्ट के साथ तुमने गाने का वीडियो भी अटैच किया। देखते ही देखते फैंस के कमेंट्स और रिपोस्ट्स की झड़ी लग गई। यही तो हमारे बॉस एक्सी हैं, फैंस के लिए कुछ भी। सलाम। गाना बहुत प्रेरणादायक है, मैं रो पड़ा। शुक्रिया शेफ, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। भटके हुए लोगों के लिए ये एक मरहम जैसा था। तुम देख रहे थे कि ये पोस्ट हॉट सर्च बन चुका है। अपनी एक छोटी सी झुग्गी में बैठी लो शुजवान ने तुम्हारा वीडियो देखा। गाना सुनकर वो अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। शुक्रिया शेफ, मैं जरूर खुद को संभालूंगी और अपनी खुशियों की रोशनी को दोबारा हासिल करूंगी। जैसे ही उसका कमेंट आया, हजारों फैंस ने उसे सपोर्ट किया और दुआएं दी। अगले पूरे दिन तुमने मुजाली के साथ नए गाने की प्रैक्टिस की। उनकी वो सुरीली और रेशमी आवाज किसी का भी दिल जीत सकती थी। वाकई लेजेंडरी क्वीन का खिताब ऐसे ही नहीं मिला। इंतजार खत्म हुआ और ओरिजिनल म्यूजिशियन के अगले एपिसोड का दिन आ गया। होस्ट ने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया और लाइव स्ट्रीम शुरू हुई। सबसे पहले जाओ तोंगयू और लिू जिंगचंग आए। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा और संस्कारी लव सॉन्ग पेश किया, जिसे खूब तालियों ने। मानना पड़ेगा कि जाओ तोंगये वाकई काबिल है और सुपरस्टार लिू जिंगचंग की सिंगिंग तो मखमल जैसी स्मूथ थी। उनकी परफॉर्मेंस के बाद तुम गिटार लेकर मुजाली के साथ स्टेज पर आए। नमस्ते सबको। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बावांग बीजी द फेयरवेल माई कॉन्क्यूबाइन। और इस गाने में एक छोटा सा सरप्राइज भी है। जैसे ही तुमने अपनी बात खत्म की, मुजाली ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। संगीत शुरू हुआ और गिटार की धुनों के साथ तुम्हारी आवाज गूंजी। मेरे कमरे में वक्त जैसे ठहर गया है। ये जिंदगी तुम्हें समर्पित, मेरा बाकी वक्त भी तुम्हारा। क्या तुम फिर से आओगे? महाराज, मैं साये की तरह आपके साथ रहूंगी। इस जन्म में कोई पछतावा नहीं। उस ऐतिहासिक और भावुक कहानी को तुमने स्टेज पर जिंदा कर दिया था। ग्रीन रूम में बैठी जाओ तोंगयो तुम्हें देखकर फिर से सोच में पड़ गई। क्या इसके टैलेंट का कोई अंत नहीं है? उधर शंघाई में लिन चिंगयान लाइव स्ट्रीम देख रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अगला एपिसोड तो मेरे और इसके साथ होगा। ये मेरे लिए कैसा गाना लिखेगा? वो मीठे ख्वाबों में खो गई। शंघाई में ही बैठी चैन रू भी तुम्हें देख रही थी और मन ही मन मुंह जाली से जलन महसूस कर रही थी। काश शेफ इंगटिंग के साथ गाने वाली में होती। बैकस्टेज में डायरेक्टर तांग मिंग भी दंग थे। तुम्हारी शियांग ओपियाटिक स्टाइल गायकी ने उन्हें निशब्द कर दिया था। मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। बॉस एशिया की काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। उधर इंटरनेट पर तो जैसे धमाका ही हो गया। क्या सुना मैंने? ऑपरेटिक स्टाइल एक्शियान। शेफ का दिमाग किस चीज का बना है? उसने क्लासिकल ओपेरा को मॉडर्न पॉप के साथ जोड़ दिया। ये तो चाइनीज म्यूजिक का एक नया दौर, न्यू ट्रेंड है। बॉस एशिया 666। लाल रंग की वो जिंदगी किसके लिए जब मोहब्बत धड़कन बन जाए, मेरा कसूर नहीं। मेरी अपनी बावांग बीजी गाना तुम दोनों की सुरीली जुगलबंदी के साथ खत्म हुआ। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। होस्ट शाओ बो भागते हुए स्टेज पर आए। बॉस शे,
आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि क्लासिकल ओपेरा को पॉप म्यूजिक के साथ जोड़ा जाए? ये सुनकर तुम्हें थोड़ी झेप महसूस हुई। तुम्हें डर था कि कोई ऐसा सवाल जरूर पूछेगा। तुम मन ही मन बोले, ख्याल क्या आएगा भाई, मैंने तो बस पिछले जन्म के आर्टिस्ट को कॉपी किया है। मैं तो बस एक चुनाव कॉपी पेस्ट आर्टिस्ट हूँ। पर बाहर तुमने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि कला आर्ट की कोई सीमा नहीं होती। क्लासिकल ओपेरा हमारी संस्कृति का गौरव है, पर आज के दौर में शायद वो युवाओं को उतना नहीं लुभाता। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे पॉप म्यूजिक के साथ मिलाकर एक नए अंदाज में पेश किया जाए, ताकि हमारी विरासत जिंदा रहे। ये बस एक छोटी सी कोशिश थी। इससे पहले कि होस्ट कुछ कहता, हाँ न्यू बीच में ही बोल पड़ी, तो इसका मतलब है कि आप आगे भी इस स्टाइल में गाने बनाएंगे? जी हाँ, ये तो बस एक शुरुआत थी। इसमें श्याम की सिर्फ एक दो लाइनें थी। आगे मैं ऐसे गाने बनाने की कोशिश करूंगा जहां ओपेरा का हिस्सा ज्यादा हो। ये सुनते ही हानियों की आंखें चमक उठी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा एक गाना लिख सकते हो? मैंने ओपेरा सीखा है। मैं जियाली से भी बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ। और हाँ, कॉपीराइट की जो भी कीमत होगी मैं चुकाने को तैयार हूँ। मुजाली ने मजाक में हानियों को आंखें दिखाई, रोल आइज, जिसे कैमरे ने बड़ी बारीकी से कैद कर लिया। ओ भाई, क्या मैंने सही देखा? जाली दीदी ने आंखें तरेरी। उनकी अदाएं भी कितनी कातिलाना हैं। मेरा दिल तो पिघल गया। स्टेज पर हानियों की उम्मीद भरी नजरों को देखकर तुमने फौरन हामी भर दी। पैसे मिलेंगे तो फिर क्या सोचना, लक्ष्मी आ रही है तो मना कौन करेगा, जरूर लिखूंगा। हानियू ये सुनकर बहुत खुश हुई। होस्ट ने घोषणा की कि डुएट राउंड खत्म हुआ और अब ओरिजिनल म्यूजिशियन की खिताबी जंग शुरू होने वाली है। तुम ग्रीन रूम में लौटे तो जाओ तोंगमिया ने एक तिरछी नजर तुम पर डाली और फिर स्क्रीन की तरफ मुड़ गई। स्टेज पर अब तीसरे स्थान के लिए मुकाबला शुरू हो चुका था। तुम इंतजार करते करते बोर हो रहे थे, बाहर निकलना मना था, क्योंकि अभी फिनाले की थीम चुननी थी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर तैंग मिंग ने फिनाले के लिए कीवर्ड वाला सिस्टम क्यों रखा है, जबकि पहले इसे फ्री थीम कहा गया था। तुम्हारा आज का गाना बहुत अच्छा था। क्या तुमने सच में ओपेरा सीखा है? जाओ तो मैंने स्क्रीन से नजरें हटाकर तुम्हारी तरफ देखा। नहीं तो तुमने नहीं सोचा था कि वो ये पूछेगी? तो आज रात का वो गाना, अरे वो कोई असली ओपेरा थोड़ा ही था। वो तो बस एक पॉप सॉन्ग था जिसमें मैंने थोड़ी सी ओपेरा की गायकी इस्तेमाल की थी। तुम्हारी बात सुनकर उसने सहमति में सिर हिलाया और फिर खामोश हो गई। वो बार बार तुम्हें चोरी छिपे देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर बोल नहीं पा रही। तुम्हें थोड़ा अजीब लगा। इससे पहले कि तुम कुछ पूछते, बाहर का मुकाबला खत्म हुआ। ली लिंगलिंग महज 2 नंबरों से जीत गई और उसने तीसरा स्थान हासिल किया। ऑडियंस के शोर के बीच तुम और जाओ तोंगी वो स्टेज पर पहुंचे ताकि फिनाले की थीम चुनी जा सके। स्क्रीन पर शब्द घूमने लगे और आकर रुके। याद, मोहब्बत, दीवानगी, अफसोस और बयां करना। शब्द देखकर तुम दंग रह गए। इनका जवाब तो एकदम साफ था। अगला मुकाबला तुम्हारी मंजिल था। शो खत्म हुआ और तुम बाहर निकले तो जाओ टोंगे पीछे से भागती हुई आई। बॉस, जरा रुकिए। तुम उलझन में मुड़े। अभी तो ग्रीन रूम में भाव नहीं दे रही थी। अब क्या हुआ? अब मुझे क्यों बुला रही हो? जाओ, तोमिया तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो पर झिझक रही हो। देखो क्वीन, जाओ, मुझे ऐसे मत घूरो। जो भी बात है साफ साफ कहो। चलो साथ में होटल चलते हैं। क्या साथ में होटल? क्यों? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ तोमियो की नजरों में एक उम्मीद थी। तुमने एक तिरछी नजर उस पर डाली, समझ गए कि कोई काम है। ओह, तो ये बात है। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि आधी रात को एक लड़के को अपने साथ होटल ले जाना गलतफहमी पैदा कर सकता है? गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? जाओ टोंगियो पहले तो मासूमियत से तुम्हें देखती रही, फिर जैसे ही उसे तुम्हारी बात का मतलब समझ आया, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो एकदम चंडिका बनकर तुम्हारी तरफ झपटी। शेफ एक्टिंग, नीच इंसान, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। प्रोग्राम टीम के लोग जो सामान समेट रहे थे, वो सब हैरान होकर तुम दोनों को देखने लगे। अरे रुको रुको, शरीफ लोग हाथ नहीं उठाते। शरीफ? तुझे लगता है मैं शरीफ हूं? आज तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी, ठरकी कहीं के। होटल पहुंचने के बाद तुम उसके साथ उसके कमरे में गए। तुम्हें तब पता चला कि उसे सबसे हाई एंड रूम मिला है। तुम सोफे पर अपना चेहरा पकड़े बैठे थे, मन ही मन दुखी होकर। इस औरत ने तो सच में जान ही निकाल दी थी। मेरा चेहरा खराब कर देती तो? चलो अब नाटक बंद करो। तुमने बकवास ही ऐसी की थी। मैं चेनरू जैसी सीधी सादी नहीं हूं जो तुम्हारी बातें सह लूं। चेनरू सीधी सादी? बहन, तुम्हें उसके बारे में बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर उसकी जगह मैं होती तो अब तक तुम्हारा हुलिया बिगाड़ चुकी होती। क्या मेरा हुलिया अभी कम बिगड़ा है? तुमने अपने चेहरे पे पड़े उन लाल नाखूनों के निशानों की तरफ इशारा किया। अगर और बकवास की तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान बना दूंगी। जाओ तोंगियो ने अपने पंजे हवा में लहराए। तुम फौरन पीछे हट गए। इस बिल्ली से जीतना मुश्किल था। आखिर तुमने भी उसे इसलिए मारने दिया क्योंकि तुम उसका लिहाज कर रहे थे, वरना तुम्हारी बराबरी करना उसके बस की बात नहीं थी। खैर, अब बताओ कि असली मुद्दा क्या है? क्यों बुलाया मुझे यहाँ?
तुम अब भी उलझन में थे कि आखिर ये चाहती क्या है। ये मेरे पापा की वजह से है। वो हुआ गो ओपेरा एसोसिएशन चीन शास्त्रीय संगीत संघ के सदस्य हैं। आजकल के युवाओं को क्लासिकल ओपेरा बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो हमेशा से इस सूरत हाल को बदलना चाहते थे ताकि हमारी विरासत फिर से लोगों की पसंद बन सके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पापा की मदद करो। क्या तुम कोई ऐसा एक्साई क्यांग ओपेरा स्टाइल गाना लिख सकते हो जो बहुत पॉपुलर हो जाए, ताकि लोग फिर से इस कला की तरफ खींचे चले आए। तुम्हें मानना पड़ा कि जाओ तोंगयुओ की सोच बहुत मासूम है। देखो क्वीन जाओ, एक सुरीला गाना कुछ वक्त के लिए लोगों का ध्यान खींच सकता है, पर वो सिर्फ थोड़े समय के लिए होगा। आज की दुनिया, ये वेस्टर्न कल्चर और बदलता फैशन, ये सब इशारा करते हैं कि ट्रेडिशनल ओपेरा अब गुजरे जमाने की बात होती जा रही है। आज सिर्फ बूढ़े लोग ही इसे सुनते हैं। युवाओं के लिए ये स्टाइल और इसकी सोच अब पुरानी पड़ चुकी है। एक गाना इस हकीकत को नहीं बदल सकता। ओपेरा का ये पतन वक्त का तकाजा है, इसे रोकना नामुमकिन है। जाओ तोंगे तुम्हारी बात से सहमत थी, पर अपने पिता की जिद और उनकी मेहनत देखकर वो हार नहीं मानना चाहती थी। सही है गलत, पर एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। बस मेरे पापा के लिए एक नया रास्ता दिखाने के लिए एक गाना लिख दो प्लीज। जाओ तोंगियो तुम्हारे करीब आई और बड़े ही प्यार से पाउट करते हुए तुम्हारा हाथ पकड़कर मिन्नतें करने लगी। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था? क्या ये वही गुस्सैल जाओ तोंगियो है जिसे मैं जानता हूँ? ओए, क्या घूर रहे हो? कुछ नहीं, बस इस मासूम अवतार के पीछे के खतरे को देख रहा हूँ। चेहरे की जलन अभी तक गई नहीं है। तो बताओ, लिखोगे या नहीं? जाओ तोंगियो ने तुम्हें फिर से एक खतरनाक नजर से देखा। लिखूंगा, पक्का लिखूंगा। उसकी नजरों का खौफ देखकर तुमने फौरन हामी भर दी। वैसे भी हानियों को भी एक गाना देना ही था, तो दोनों का काम साथ में हो जाएगा। ओपेरा की बात आते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले वही देशभक्ति और वीरता वाला गाना आया। ये वादा तुमने खुद किया है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। बड़ी रानी बेनगोंग को विश्राम करना है। तुम माथा पकड़ कर रह गए। ये औरत वाकई गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अभी बड़ी रानी बनकर हुक्म चला रही है। खैर, तुमने उस पर यकीन कर लिया। थर्ड प्लेस वाले मुकाबले में 52 बीएच के धमाके के बाद वक्त तेजी से गुजरा और आखिरकार ग्रैंड फिनाले का दिन आ गया। तुम्हारी बेताबी के बीच लिन चिंगयान आखिरकार पहुंच ही गई। तुमने फिनाले में गाए जाने वाले ड्यूएट का कागज उसे थमा दिया। उसे पढ़ने के बाद वो तुम्हें बड़ी अजीब नजरों से देखने लगी। अरे, तुम्हारे पास तो डिंपल डिंपल भी नहीं है। फिर ये ख्याल कैसे आया? तुमने अपने दिमाग की तरफ इशारा किया। मैंने कल्पना कर ली कि मेरे पास हैं। हाँ हाँ, जब लिन चिंगयान साथ होती थी तो वक्त का पता ही नहीं चलता था। शो शुरू होने वाले दिन तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे ग्रीन रूम में घुसे। तुम्हें देखकर वहां पहले से मौजूद जा तोंगिए के होश उड़ गए। पर तुम्हें भी कम धक्का नहीं लगा जब तुमने उसके साथ क्वीन चैन रू को खड़ा देखा। लिन चिंगयान की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। अरे, अब इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं जाओ तोंगिया की गेस्ट आर्टिस्ट हूं। फिर चेन रू ने मुड़कर जाओ तोंगिया की तरफ देखा। और तुम भी इन्हें ऐसे मत देखो, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। बॉस ये ने हमारी कंपनी सिर्फ इस लिन चिंगयान की वजह से ज्वाइन की है। ये सुनकर जाओ टोंगिया संडे रह गई। बचपन के दोस्त? चेन रू के मन में भी अजीब सी हलचल थी। वो थोड़ी उदास दिख रही थी। तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा था? माना कि ये दोनों ममेरी चचेरी बहनें हैं, पर ये तो हमेशा लड़ती रहती थी। फिर चेन रू इसकी गेस्ट कैसे बन गई? कहीं ये स्टेज पर ही न लड़ पड़े। लिन चिंगयान ने चेन रू का हाथ पकड़ा। रू दीदी, आप मेरे साथ क्यों नहीं आई, ताकि तुम दोनों के इस कीमती वक्त में खलल न पड़े। और वो जाओ नंबर 2, अब ये हैरानी छोड़ और अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दे, वरना स्टेज पर रायता फैल जाएगा। आपने मुझे क्या बुलाया? जाओ नंबर 2। हर बार सेकंड आती है तो यही नाम सूट होता है ना? चेन रू, आज तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। जो तोंगिया किसी घायल बिल्ली की तरह उस पर झपटी। चेन रू भी कहाँ कम थी। उसने भी जवाबी हमला किया और दोनों सोफे पर ही एक दूसरे की धुनाई करने लगी। तुम ये नजारा देखकर बस अपना सिर पकड़ कर रह गए। वाकई चेन रू और जाओ तोंगियो के मिलने का यही असली तरीका है। शुक्र है कि ग्रीन रूम में कोई कैमरा नहीं था, वरना इन दोनों क्वींस की ये हरकतें देखकर इनके ढेरों फैंस बढ़ जाते। लिन चिंगयान तो जैसे बुद्ध बनकर खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैडम, आप दोनों का मुकाबला शुरू होने वाला है, क्या ऐसे ही जाओगी? तुमने घड़ी की तरफ इशारा किया। तुम्हारी आवाज सुनकर दोनों रुकी, एक दूसरे को देखा और फिर उन्हें याद आया कि वो यहाँ शो के लिए आई हैं। उन्होंने फौरन अपना मेकअप ठीक करना शुरू किया। उनके तैयार होते ही शो शुरू हुआ। फिनाले में गेस्ट आर्टिस्ट आने वाले हैं, ये बात दर्शकों को पहले से पता थी, पर पोस्टर में उनके चेहरे छुपाए गए थे। मानना पड़ेगा कि डायरेक्टर टैंग मिंग सस्पेंस बनाना बखूबी जानते हैं। होस्ट शाओबो ने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया और फिर चेन रू और जाओ तोंगियो ने स्टेज पर कदम रखा। पूरा स्टेडियम क्वीन चेन के नारों से गूंज उठा। लाइव स्ट्रीम में भी कमेंट्स की बाढ़ आ गई। चेन रू और जाओ तोंगियो एक साथ, ये तो सोचा ही नहीं था, पर मजा आ गया। ये स्टेज पे लड़ेंगी तो नहीं? अरे ओ फेक फैन, ये भले ही लड़ती रहें,
पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की ढाल बन जाती हैं। यही असली दोस्ती है। स्टेज पर दोनों ने एक नया पॉप सॉन्ग गाया जो जाओ तोंगे ने लिखा था। गाना वाकई सुरीला था और लोगों को बहुत पसंद आया। उनके बाद तुम और लिन चिंगयान हाथ थामे स्टेज पर आए। जैसे ही चिंगयान की झलक दिखी, तालियों का शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया। शेफ की गेस्ट आर्टिस्ट तो लिन चिंगयान निकली। पहले ही समझ जाना चाहिए था। धत तेरी की, आजकल चिंगयान के सारे गाने यही शेफ लिख रहा है। पक्का इसकी नीयत खराब है। मेरा दिल टूट गया। मुझे लगता है मैंने अपनी मंगेतर को खो दिया है। अबे वो सोकर उठा है क्या? चिंगम मेरी है शेफ। बाहर आज फैसला होकर रहेगा। जजों की कुर्सी पर बैठी हन यू तुम दोनों को बड़ी जिज्ञासा से देख रही थी। आप दोनों कौन सा गाना पेश करने वाले हैं? इस गाने का नाम है शाओ जियो वो लिटिल डिम्पल। संगीत की धुन के साथ तुम्हारी आवाज गूंजी। वो मुस्कुराहट, एक छोटा सा डिम्पल। कोई है जो मेरे लिए दुआ करता है, मेरी फिक्र करता है, मुझ पर गुस्सा करता है, पर सिर्फ मेरा है। स्टेज के पीछे से चेनरू और जाओ तोंगे तुम दोनों को देख रही थी। उनकी आंखों में थोड़ी जलन और थोड़ी तारीफ साफ दिख रही थी। डायरेक्टर टैंग मिंग तो लाइव स्ट्रीम का डेटा देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई खिला हुआ फूल। मुझे याद है पिछले एपिसोड में शेफ ने कहा था कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अबे चुप, चिन्यान मेरी है। पर स्टेज पर इन दोनों की केमिस्ट्री तो देखो। प्यार बरस रहा है। मैं तो इनकी जोड़ी सीपी का फैन बन गया हूँ। वक्त को थोड़ा थम जाने दो। आखिरकार मुझे वो दिल मिल गया जो मेरी धड़कन से मिलता है। एक उम्र का साथ, मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगा, बुढ़ापे तक साथ निभाऊंगा। लिन चिंगन का हाथ